हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ सर आज करने वाले हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, मैं मानता हूँ इसको सर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है सर बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अप्रॉक्स एग्जामिनेशन में 9 to 10 मार्क्स का विद एमसीक्यू ले लो तो 11-12 मार्क्स का दिखता है, और पेपर नंबर 6D के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट यहाँ पे हम देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्या होगा एग्जामिनेशन में वो भी देख लेंगे। ऐसा ही यहाँ पे क्वेश्चंस को घुमा रहा है, घुमा क्या रहा है, क्वेश्चंस जो नॉर्मल आ रहे हैं पूछ ही रहा है, बट आपको इसमें तैयार होना पड़ेगा। क्वेश्चंस आएंगे इससे 9-10 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। सर मनी लॉन्ड्रिंग, सर पर्पस ऑफ दिस एक्ट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, इसलिए एग्जामिनेशन आप एज पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लिख के मत आना सर, एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लिख के आना। ठीक है, तो प्रिवेंट करता है, हमें मनी लॉन्ड्रिंग सिखा तो नहीं रहा, हमें मनी लॉन्ड्रिंग से होने से बचना ये सिखा रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, पर्पस क्या है इस एक्ट का, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टी। अगर उस पैसा से कोई प्रॉपर्टी खरीदा होगा उसको कॉन्फिस्केट करना, मतलब जब्त करना। ठीक है, तो इस एक्ट का पर्पस यही है सर। इलीगल मनी, इवन लीगल व्हाइट मनी भी हो जाता है, इसको मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है सर, ये देखो, ये आपको हर मनी लॉन्ड्रिंग के आपके हर टॉपिक में आपका ये आंसर आना चाहिए। आप अपने वे में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। की पॉइंट्स आप अंडरलाइन कर देना, जैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब सर मान लो इसने मर्डर करके इंडिया में आया और पैसे लाया, और इंडिया में आके ना ये मान लो मिस्टर ए क्या रह रहा है, और मिस्टर ए को इसने बताया कि मैं मर्डरर हूं, और ए ने बोला कि मैं जा रहा हूं पुलिस कंप्लेंट करने, बट ये बोला कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा, तो ये चुप हो गया। तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली ये भी इंगेज हो गया। तो ठीक है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्राइंग टू कंसील, छुपाना, एक्वायर ऑफ एनी एक्टिविटी एंड एनी एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। सर व्हाट इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम? सर सिंपल बात है, मर्डर का पैसा, बच्चे चोरी करने का पैसा, इधर का पैसा, उधर का पैसा, बट अभी भी डिफाइन कैसे होगा बताता हूं। सर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होना चाहिए वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो ऑब्टेन हुआ है शेड्यूल ऑफेंस में करके। सर शेड्यूल ऑफेंस में 3 होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रोसीड्स देखो याद रखना, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, जो पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, कौन सा क्राइम का पैसा होता है, जो शेड्यूल ऑफेंस में दिया हुआ क्राइम्स की लिस्ट है उसका पैसा। एंड मतलब वो तो ठीक है, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है तो, बट तुम उसको क्या कर रहे हो, प्रोजेक्टिंग और क्लेम्ड एज अनटेंटेड, क्लीन बता रहे हो। मतलब कोई पुलिस आया, पुलिस ने पूछा तुम्हारे पास 40 लाख कहां से है, और तुमने ना मर्डर का पैसा रखा था, और तुम चिल्ला के बोला रहे ये तो मेरा खून पसीने की कमाई है। एक तो तुमने चोरी भी किया, ऊपर से सीना चोरी, मतलब एक तो चोरी करके पैसा लाए, ऊपर से उसको क्लीन मनी दिखा रहे हो, ये गलत है भाई, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। तो चोरी करना ही या मान लो मर्डर करना ही का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, तुम उसको प्रूव भी कर रहे हो कि तुम्हारा रियल पैसा है, व्हाइट पैसा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग होता है। ठीक है, तो बाय एनी पर्सन हु इन्वॉल्व्स इन दिस प्रोसेस इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ क्राइम मींस मनी लॉन्ड्रिंग ऑब्टेन बाय वे ऑफ प्रोसीड्स होगा। ठीक है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मींस मनी ऑब्टेन बाय डूइंग इलीगल एक्टिविटी लाइक स्मगलिंग, मर्डर। स्मगलिंग, मर्डर, ये सबसे पैसा ला रहे हो, मर्डर नहीं, मर्डर से पैसा ला रहे हो तो मनी लॉन्ड्रिंग है। सब मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेजेस है। ठीक है, याद रखना एमसीक्यू बहुत बनता है, इस बार ये एमसीक्यू बना था इसी से। सर 3 स्टेजेस क्या है सर, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। सब प्लेसमेंट करना, मान लो बाहर से पैसा मर्डर करके पैसा लाया, इसने प्लेस किया, कहां प्लेस किया, बैंक्स में प्लेस किया, तो ये क्या होता है, इनिशियल होता है। याद रखना ये तीनों साथ में चाहिए, PLI। ठीक है, तो PLI साथ में होना चाहिए, मतलब देखो उल्टा जा रहे हैं हम, पहले उल्टा से पहले P आता है, फिर L आता है, फिर I आता है, तो ये इसको याद रखना, PLI सा सीक्वेंस में। एग्जाम में आएगा सर क्या, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, प्लेसमेंट नहीं, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट क्या होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम मनी इंजेक्टेड, कहीं ना कहीं आपने क्या किया, इंजेक्टेड इन सिस्टम, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इंजेक्टेड इन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, या सिस्टम लिख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, मतलब पहली बार आपने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया, आप पैसा लेके आए, उसने आपने क्या किया, बैंक्स में इंजेक्ट किया। सर लेयरिंग मतलब सिंपल बात है, आपने इतना लेयर बना दिया ना, उसको पकड़ना ही मुश्किल हो गया। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग होने का तरीका बता रहा है। इससे क्या होगा ना, इसका आइडिया हो तब समझ जाओगे मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हो सकता है। लेयरिंग मतलब अब ये बैंक का पैसा है, बैंक का पैसा आपने क्या किया, चेन्नई में निकाला, फिर चेन्नई के एटीएम से क्या क्या निकाल के पंजाब के बैंक में जमा कर दिया, पंजाब बैंक से एटीएम से निकाला, फिर दिल्ली के बैंक में जमा कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपने इतने लेयर बना दिए ना कि इसका मेन ओरिजिन पता करना मुश्किल हो गया। तो आफ्टर प्लेसमेंट ये होने के बाद the money is break into different transactions, so it is difficult to find its origin। origin क्या था इसका, मर्डर का पैसा यहाँ पे आया था, उसका origin पता करना ही मुश्किल हो गया, इतना लेयर बना दिया। सर इंटीग्रेशन, सर थर्ड एंड फाइनल स्टेज, नाउ द मनी एंटर इन द फाइनेंशियल सिस्टम, ये तो है लास्ट स्टेज।
कि अब पैसा तुम्हारा क्या हो गया, धुला के निकल चुका है। जैसे वॉशिंग मशीन पैसा धुला के निकल, पैसा नहीं, कपड़े धुला के निकल जाते हैं ना, वैसे पूरा मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस का लास्ट होता है इंटीग्रेशन। सो द एक्यूज पर्सन नाउ शोइंग इट एज क्लीन मनी। अब जो पर्सन था ना एक्यूज पर्सन, वो उसको दिखाएगा साफ सुथरा पैसा, क्योंकि पैसा इंजेक्ट हो गया फाइनेंशियल सिस्टम में, लेडिंग बन गया इतना, अब इंटीग्रेशन होकर निकाल दिया पैसा। इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया, आपने ना कहीं प्रॉपर्टी खरीद लिया या मान लो आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पैसा आप व्हाइट मनी में लग गया, आप खोजते रहो बैठ के। सब पेमेंट सिस्टम, मनी लॉन्ड्रिंग के पेमेंट सिस्टम क्या होता है, मान लो ए ने बी को बोला कि एक मर्डर कर, मैं तेरे को क्या दूंगा, क्रेडिट कार्ड दूंगा अपना, और तू क्रेडिट कार्ड जितना शॉपिंग करना है शॉपिंग करना। ये बोला ए ने बी को बोला मर्डर कर, मैं तेरे को 40 लाख कैश दूंगा। ये बोला ए ने बोला बी को मर्डर कर, मैं तेरे को बोला 20 लाख बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा। तो ये पेमेंट सिस्टम कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इट इज अ सिस्टम दैट इनेबल्स पेमेंट्स बिटवीन अ पेयर एंड बेनिफिशियरी, पेयर एंड बेनिफिशियरी इन्वॉल्विंग पेमेंट, सेटलमेंट, सर्विस और ऑल। पेमेंट करना, सेटलमेंट करना, जैसे मर्डर किया इसका सेटल कर रहा है, सर्विस दे रहा जो भी हो रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सर, एक बार 2-3 नंबर का आया था क्वेश्चन और इस बार एमसीक्यू आने का चांसेस है सर। इट इनेबल्स क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, डेबिट कार्ड ऑपरेशन, स्मार्ट कार्ड, बैंकिंग चैनल। मतलब वही बात है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व में क्रेडिट कार्ड आ सकता है? यस, वो ए बोलेगा बी को मर्डर करो, मैं क्रेडिट कार्ड यूज करो, डेबिट कार्ड यूज करो, स्मार्ट कार्ड यूज करो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। सर हम थे सर एडजुडिकेशंस अटैचमेंट। सर अटैचमेंट कौन सा, वो अटैचमेंट, वो अटैचमेंट नहीं सर, वो अटैचमेंट नहीं, यहाँ पे अटैचमेंट मतलब बताता हूँ। मान लो इस बंदे को ना क्राइम का पैसा मिला 20 लाख, इसने ले लिया एक बिल्डिंग, ठीक है, मुंबई में। अब ये कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग जो है ये क्राइम के पैसा का बिल्डिंग था, ठीक है, क्राइम के पैसा से लिया हुआ बिल्डिंग था। तो ऑफिसर को पता चल गया, भनक लग गया ये जो बिल्डिंग है ना ये क्राइम के पैसा का है, तो इसने यहाँ पे लगा दिया अटैचमेंट, ठीक है सर। इसको बोलते सब प्रोविजनली अटैचमेंट। तो सर यहाँ पे ये सेल डिस्पोज नहीं कर सकता इस बिल्डिंग को, आगे आगे उसको पता चल जाएगा यार ऑफिसर आ चुका है, इसको बिल्डिंग को बेच देते हैं, पैसा नहीं, अब कुछ नहीं होगा। तो ये होता है प्रोविजनली अटैचमेंट। सर प्रोविजनली अटैचमेंट मतलब अभी बताऊंगा, प्रोविजनल अटैचमेंट मतलब ये टेम्पररी अटैचमेंट। सर इसको कंफर्म कौन करता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिस या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो सर देखो प्रोविजनल अटैचमेंट लगाता है ये ऑफिसर है, बट इसको कंफर्म कौन करता है, ए। इसके बाद क्या होता है सर, वो आगे प्रोसीजर्स देखेंगे, पहले समझ जाओ प्रोविजनल अटैचमेंट। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्रोविजनल अटैचमेंट को कंफर्म कौन करता है, तो सर ए। अभी सुनो सर, वेयर अ डायरेक्टर और ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, मतलब ये जो ऑफिसर है ना ये डिप्टी डायरेक्टर से नीचे का पोस्ट का बंदा नहीं होना चाहिए। एंड इसके पास हैज रीजन टू बिलीव इन राइटिंग ऑन बेसिस ऑफ मटेरियल पोजीशन दैट एनी पर्सन, इसके पास क्या होना चाहिए, देखो इसको कहना कानों खबर नहीं। मान लो ये लोग दो बात कर रहे थे, इसमें दोनों बात किया कि भाई मिस्टर ए है, इसके पास 20 लाख प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं, इसके पास एक कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए। एक है ना मटेरियल पोजीशन के बेसिस, मतलब सिंपल से समझो, एक क्या कहते हैं सिंपल, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए इसके पास कि ए है ना, ए इसके पास जो बिल्डिंग है ना ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा का बिल्डिंग था। ये नहीं कि दो लोग बात कर रहे थे इस बेसिस पे, ऐसा नहीं, गप्पेबाजी के बेसिस पे नहीं, एक स्ट्रॉन्ग रीजन के बेसिस पे। मटेरियल पोजीशन, ठीक है, that any person is in possession of proceeds of crime and such proceeds of crime is likely to be concealed। उसको लगा कि यार ये प्रोसीड्स हम नहीं पकड़ाया ना, तो ये कंसील हो सकता है, छुपाया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, प्रॉपर्टी को म्यूटिफाई किया जा सकता है एनी मैनर, देन सच प्रॉपर्टी मे बी प्रोविजनली अटैच। अभी प्रोविजनली अटैच हुआ है, फुल नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है। देखो प्रोविजनली टाइम में फाइनल नहीं हुआ, अभी प्रोविजनली अटैच किया गया, हाँ टेम्पररी अटैच किया, ठीक है। इज डन ओनली इफ मनी लॉन्ड्रिंग इज इन्वॉल्व, मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है तो उसको प्रोविजनली अटैच कर देंगे। सब प्रोविजनली अटैच कितने दिन के लिए होता है, सेल्फ फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज, 180 दिन के लिए प्रोविजनली अटैच होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। इफ कोई भी उसमें कोर्ट का बीच में ऑर्डर ऑब्जेक्शन आ गया, मान लो ये बंदा गुस्सा के एम्स तक चला गया हाई कोर्ट पास, हाई कोर्ट ने बीच में लगा दिया ऑब्जेक्शन 40 दिन का, तो वो 180 दिन से काउंट नहीं करेंगे, देन सच पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड। फर्दर याद रखना यहाँ पे 30 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, क्यों, क्योंकि भैया इंजन जब गर्म रहता है ना, अब उसको ठंडा कर दिए तो उसको फिर से वापस फॉर्म में आने में टाइम लगता है। तो अब इसमें जो भी बीच में हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग चली होगी ना वो तो एक्सक्लूड होगा ही होगा, प्लस 30 डेज यहाँ एक्स्ट्रा मिलता है। तो कंक्लूजन करो फाइनल को, एक्स्ट्रा पीरियड क्या होता है, जो भी पीरियड हाई कोर्ट स्टे लगाता है उसके साथ प्लस 30 डेज और मिल जाता है, इसमें प्लस 30 डेज और मिलता है। ये क्वेश्चन घुमा इस बार एमटीपी में, कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ पे घूम रहा है। तो याद रखना 180 डेज के प्रोविजनल अटैचमेंट होता है, ये भी प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ है, इसको कंफर्म कौन करेगा अभी आगे देखेंगे। देन डायरेक्टर, कौन डायरेक्टर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर विद ए पीरियड ऑफ 30 डेज। जिस दिन ये प्रोविजनली अटैच किया ना, मान लो ये डायरेक्टर 1 अप्रैल को, तो भैया 30 दिन के अंदर
प्रोविजनल अटैचमेंट्स है, फाइल कर दो कंप्लेन किसको, एए को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, जो हाई लेवल पे होता है। तो एए को कंप्लेन फाइल कर दो कि सर ए इस बंदे का अब मैंने प्रोविजनल अटैच किया क्योंकि मुझे लग रहा था ना ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता था, कंसील कर सकता था, छुपा सकता था, इसलिए हमने प्रोविजनल अटैच कर दिया। ठीक है, तो एवरी प्रोविजनली अटैच सेल सीज टू इफेक्ट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने दिन के लिए प्रोविजनल अटैच होता है, सर 180 डेज। तो प्रोविजनली अटैच खत्म कब होगा, सीज मतलब खत्म कब होगा, जब 180 दिन खत्म हो जाए। या मान लो डेट ऑफ ऑर्डर सेक्शन 8, मतलब एक ऑर्डर आ जाए कि भैया डायरेक्टर क्या करते हो यार, तुम अपना पर्सनली दुश्मनी लेने के चक्कर में उस बंदे का प्रॉपर्टी प्रोपोजली अटैच कर दिए थे, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं मनी लॉन्ड्रिंग। तो ए क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा प्रोविजनली अटैच। बट ए कंफर्म भी कर सकता है, तो ए कैंसिल कर देगा तो हट जाएगा, या 180 दिन बाद ऑटोमेटिक हट जाएगा। सर यार हाँ, प्रोविजनली अटैचमेंट नॉट अफेक्ट द राइट्स ऑफ पर्सन, मतलब सर अगर वो बंदा अपने घर में रहना चाहता है तो ये रह सकता है। या मान लो इस घर में इसके इसके बेटे का भी कुछ इंटरेस्ट था, तो उसका बेटा भी उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, बट प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, प्रॉपर्टी को छुपा नहीं सकता, प्रॉपर्टी को दे नहीं सकता, एंजॉय कर सकता है। नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ पर्सन, एंजॉय करो तो निकल जाओ, घर में बैठो, खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं, कहां जाएगा बेचारा। ठीक है सर, अब बात आता है सेक्शन नंबर 8 एडजुडिकेशन। हमने देखा कि डायरेक्टर 30 दिन के अंदर ए को भेजेगा, ए को क्या बोलेगा, सर हमने प्रोविजनली अटैच किया है, अब आप चेक करो। अब ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट फ्रॉम डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, अंडर सेक्शन 5, ठीक है, या मान लो कोई भी ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर या ऑफिसर, इफ एडजुडिकेशन अथॉरिटी एए enforcement डायरेक्टर जो मोस्टली ईडी वाले होते हैं, हैज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन हैज एक्वायर्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब ए को लगाना यार सही में इसके पास है ना, ए के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ठीक है, देन ए शैल सर्व अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 30 डेज। देन ए बोलेगा इस बंदे को, जो मिस्टर ए था जिसके प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया गया, उसको बुला के बोलेगा तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है, कॉलिंग हिम टू इंडिकेट 30 दिन का टाइम है, तो हमें बताओ अपना सोर्स ऑफ इनकम। किसको बोल रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया, सोर्स ऑफ एक्वायरिंग द एसेट, कहां से एक्वायर किए, किस पैसे से एक्वायर किए, एंड प्रोवाइड सच पर्सन दैट। और ये भी बोलेगा कि भाई हम तुम्हारे प्रॉपर्टी को क्यों नहीं मनी लॉन्ड्रिंग माने, ये भी प्रूफ करो। कौन प्रूफ करके देगा, ये ए बताएगा। ठीक है, तो ए प्रूफ करके देगा उसको कि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी को क्यों नहीं मनी लॉन्ड्रिंग माने। ये 30 दिन के अंदर टाइम, 30 दिन के अंदर सबूत ढूंढेगा बैठ के ए, अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताएगा, अपनी आईटीआर ढूंढेगा, बताएगा देखो सर हमारी आईटीआर में डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, ए प्रॉपर्टी होल्ड बाय जॉइंटली देन नोटिस सेंड टू ऑल को-ओनर्स, ए प्रॉपर्टी इज होल्ड बाय अदर पर्सन देन कॉपी नोटिस मस्ट बी शॉट टू ऑल अदर पर्सन। नोटिस सबको जाना है तो जाना है, मतलब ए सबको नोटिस देगा, जॉइंटली में है तो नोटिस सबको जाना है, जॉइंटली ओनर्स को जाना है। इफ किसी और का प्रॉपर्टी एक्वायर किया हुआ हो तो उस अदर पर्सन को नोटिस देना है। सब तीन चीज देखो, डिप्टी डायरेक्टर 30 दिन के अंदर ए को नोटिस देगा, ए के पास टाइम है, ए बोलेगा उस पर्सन को जिसकी प्रॉपर्टी जब्त हुई है, बोलेगा हम तुम्हें 30 दिन का मोहलत दे रहे हैं, 30 दिन के अंदर ये बताओ तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम, हम क्यों तुम्हारी प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग नहीं माने, और भैया तुम्हारे हम हर लोगों को नोटिस पहुंचा देंगे। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग द रिप्लाई, आफ्टर रिसीविंग द रिप्लाई फ्रॉम सच एग्री पर्सन, अब उस पर्सन ने रिप्लाई दे दिया, रिप्लाई में आईटीआर दे दिया होगा, अपनी बैंक स्टेटमेंट दे दिया होगा, अपना डिक्लेरेशन दिया होगा, एंड हियरिंग द एग्री पर्सन, उस पर्सन को सुना भी गया, डायरेक्टर्स एंड हियरिंग पर्सन डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर्स को सुना गया, जो डायरेक्टर ने प्रोविजनल अटैचमेंट किया था ना उसको भी सुना गया, उस पर्सन को सुना गया, एंड कंसीडर्स ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। AA decides, adjudicating authority decides such property is involved in money laundering. ए ने बोल दिया कि हाँ ये क्या प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग, ए सर्वर कंफर्म द प्रोविजनल अटैचमेंट। सर ये एमसीक्यू बहुत आता है, सर हु कंफर्म द प्रोविजनल अटैचमेंट, भैया प्रोविजनल अटैचमेंट लगाता तो डायरेक्टर है, बट उसको कंफर्म कौन करता है, सर ए। तो ए देख लेगा सब कुछ, एनालिसिस कर लेगा, डिलिब्रेशन कर लेगा, एनालिसिस कर लेगा, उस बेसिस पे ए क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि हम कंफर्म कर रहे हैं तुम्हारा डायरेक्टर प्रोविजनल अटैचमेंट को। अगर पहले प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं हुआ था देन ए शैल कंफर्म द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। अगर मान लो कभी प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं हुआ, डायरेक्ट ए के पास पहुंचा था मैटर, तो ए उस प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा भैया, असली में मनी लॉन्ड्रिंग चालू होगा। मतलब कहने को तो बस एक जरिया था, जो जरिया को कंफर्म कर दिया ए ने, अब तुम्हारा रियल में मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा प्रोसेस चालू होगा, इन्वेस्टिगेशन चालू होगा, मतलब छानबीन, स्ट्रिक्ट प्रोविजन चालू होंगे यहाँ से।
तो सच फाइनल अटैचमेंट एंड रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी सेल कंटिन्यू ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 365 दिन। अब 365 दिन भैया तुम मिस्टर ए शांत बैठो, तुमने जो करना था कर दिया। अब ए ने कंफर्म कर दिया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंफर्म कर दिया कि प्रोविजनल अटैचमेंट को। अब ए क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा इन्वेस्टिगेशन का। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। फॉर कंप्यूटिंग 365 डेज द प्रोसीड्स ऑफ कोर्ट विल बी एक्सक्लूडेड, वही हाई कोर्ट वाला एक्सक्लूडेड होगा, बट यहाँ पे प्लस 30 डेज नहीं मिलता है, याद रखना। 30 डेज वही मिलता है जब डायरेक्टर वो करता है, प्रोविजनल अटैचमेंट करता है, ठीक है। अब क्या होगा, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल ऑफ ऑफेंस, मतलब इन्वेस्टिगेशन का जो भी प्रोसीड्स है वो स्टार्ट होगा, वो खत्म होगा, और उसमें पता चलेगा इफ ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज कमिटेड, अगर मनी लॉन्ड्रिंग किया गया था तो प्रॉपर्टी हो गया भैया सीजी के पास। अब एक बार प्रॉपर्टी सीजी के पास चला गया तो भैया नहीं छुड़ा सकते, ठीक है। तुम्हारा राइट टू ओनर, जो भी राइट टाइटल प्रॉपर्टी सब चला जाएगा किसके पास, सीजी के पास। इफ ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट कमिटेड, अगर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस नहीं हुआ था, प्रॉपर्टी सेल स्टैंड रिलीज, भाई छोड़ देंगे प्रॉपर्टी को तुम्हारे में। तो देखो सर पूरा स्टेप सुनो, पहले डिप्टी डायरेक्टर आएगा, डिप्टी डायरेक्टर लगेगा यार बंदे के पास मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, और उसको लग रहा है डायरेक्टर को यार पैसा हटाने वाला है, प्रॉपर्टी हटाने वाला है, ये प्रोविजनली अटैच कर दिया। प्रोविजनली अटैच कर दिया तो हाईकोर्ट पास वो बंदा चला गया, हाईकोर्ट का स्टे लग गया, वो स्टे 180 दिन के लिए हटेगा, फिर प्लस 30 डेज मिलता है इसको, लेकिन 180 दिन का टाइम मिलता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डिप्टी डायरेक्टर या जो भी डायरेक्टर उसने एप्लीकेशन डाला 30 दिन के अंदर किसको, ए को। ए पास आया एप्लीकेशन, ए बोलेगा उस पर्सन को भैया हम क्यों तुम्हारी प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग नहीं माने, हमें 30 दिन के अंदर कंफर्म करके बताओ, अपने सोर्स ऑफ इनकम सब कुछ बताओ। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ट्रायल ऑफरेंस चला, सारा इन्वेस्टिगेशन चला, उसमें पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग है, तो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाएगा। कॉन्फिस्केट मतलब अब पूरा जब्त हो गया, सीजी के हवाले हो गया, भैया हम तुम्हारे हवाले, बतन साथी हो, सीजी के हवाले चला गया प्रॉपर्टी। अब नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग तो प्रॉपर्टी रिलीज हो गया, छोड़ देंगे प्रॉपर्टी। अब एक बार जब सीजी पास चला गया, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट टू सीजी, ठीक है, एक सेकंड सेव कर लेते, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट टू सीजी। सर एक बार जब कंफर्म हो जाता है ना ट्रायल ऑफेंस से कि मनी लॉन्ड्रिंग का है, तो ये सीजी के पास क्या होता है, वो कॉन्फिस्केट हो जाता है, उसके राइट पे चला जाता है, सारा गुड्स जो भी उसका राइट टू प्रॉपर्टी होगा सब सीजी पास आ जाएगा। तो इन केस ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्स मनी लॉन्ड्रिंग, हेंस इट्स प्रूव दैट ऑल राइट टू प्रॉपर्टी शैल बी वेस्टेड इन सीजी व्हिच आर फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस। मतलब सर इस बंदे ने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेके, मान लो इस बंदे ने प्रोसीड्स का लगाया 30 लाख रुपीस, मतलब जो मर्डर का पैसा था, और आईसीआईसीआई बैंक से 20 लाख रुपए ले लिया, और एक 50 लाख का क्या किया, बिल्डिंग लिया। तो सर कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक से 20 लाख का लोन था ना। अब मान लो सीजी आया, सीजी के पास चला गया, प्रॉपर्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग का था, सीजी ने क्या किया, प्रॉपर्टी अपने नाम पे वेस्ट कर लिया, अपने नाम पे जब्त कर लिया। क्या सीजी को ये 20 लाख रुपए चुकाना पड़ेगा जो इसने लोन लेके लिया था? नहीं सर, विच आर फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस, सारे चार्जेस से फ्री रहेगा सीजी के लिए। बट हाउ एवर इट इज, सर इट इज मतलब कौन, वो पर्सन स्टिल पेबल फॉर सच चार्जेस। इसने जो 20 लाख लिया था ना आईसीआईसीआई बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक इसको लेगा, बोलेगा भैया 20 लाख रुपए दो हमारा, ठीक है। क्वेश्चन आता है ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन आया था इस बार, लगातार आया था ये, और ये दोनों क्वेश्चन को लिंक किया गया था इस एग्जाम में दिसंबर 21 में। सब पावर टू अरेस्ट, अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन अलग अलग आता है, सुनो। एज ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, हमें पता है सर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, एमसीक्यू फिर आता है यहाँ से। सर कॉग्निजेबल मतलब विदाउट एनी अरेस्ट वारंट, किसी को उठा के ले सकते हैं और उसको बेल भी नहीं देंगे, परफेक्ट। If any director, deputy director, officer authorized by CG by general order या special order से has reason to believe that any person is guilty of offense, it may arrest such person। मतलब CG ऑथराइज कर सकता है किसी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या ऑफिसर को जनरल ऑर्डर से, स्पेशल ऑर्डर के, भैया इस बंदे को उठा लो, इस बंदे को उठा लो क्योंकि ये ऑफेंस कर रखा है मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है। तो इस एग्जाम में क्वेश्चन आया, पुलिस ऑफिसर उठा सकता है, बट एक इंटरप्रिटेशन होना चाहिए था कि वहां पे लिखा नहीं था कि उस सीजी ने ऑथराइज किया था कि नहीं किया था। तो मैंने आंसर लिख के आ गया यार, देखो क्लियर यहाँ पे एम्बिग्यूटी था, मैंने लिख के आ गया कि हाँ हाउएवर, कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं था कि सीधी ने ऑथराइज किया कि नहीं किया, मैंने ये भी डाला, बट ये इंटरप्रिटेशन था। उसने क्वेश्चन वाले ने एज्यूम कर लिया कि हाँ ऑथराइज किया होगा, मैंने बोला कि ऑथराइज नहीं किया हुआ सीजी ने, कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं होगा, फिर कैसे उठा के ले सकता है, ठीक है। अब याद रखना, कॉपी ऑफ ऑर्डर, जो जनरल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर आता है ना, ये वाला ऑर्डर, एंड रीजंस मस्ट बी फॉरवर्ड टू ए, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को मस्ट फॉरवर्ड कर देना अपना जो भी कॉपी ऑफ ऑर्डर आया सीधी द्वारा, या जिसको अरेस्ट करने जा रहे हो उसके ऑर्डर या जो भी रीजंस है उसको एओ को फॉरवर्ड कर दो। एंड सच एक्यूज पर्सन शैल बी प्लेस्ड बिफोर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एमएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ठीक है। 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना है, पहुंचाना है। अरेस्ट करने के बाद अपने कस्टडी में ज्यादा टाइम नहीं रख सकता कोई भी डायरेक्टर, मैक्सिमम 24 घंटे। सिर्फ 24 घंटे, मान लो 23 घंटे 40 मिनट रख लिया, उसने कार से निकाला, कार से भेज दिया जेएम के पास,
जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर तो चलेगा, हाँ चलेगा, क्योंकि कार का टाइमिंग जो होता है ना, ट्रेवल टाइम, जो हम ऑफिसर के घर से या ऑफिसर के जेल से हम मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पर लेके जाते हैं, वो ट्रेवल टाइम एक्सक्लूड होगा, मतलब मैक्सिमम 23 घंटे 59 मिनट तक रख सकता है। ठीक है सर, ट्रेवल टाइम शैल बी एक्सक्लूडेड इन 24 आवर, दैट इज जर्नी फ्रॉम प्लेस ऑफ अरेस्ट दैट इज दिल्ली टू मजिस्ट्रेट कोर्ट मुंबई। एक एग्जांपल था, मजिस्ट्रेट का मजिस्ट्रेट कोर्ट था मुंबई में, दिल्ली से था, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ा, फ्लाइट का लग गया 10 घंटे, उससे पहले वो 23 घंटे रखा हुआ था अपने पास, तो 23 + 10 33 हो गया, बट ये 10 घंटे एक्सक्लूड होता है 24 घंटे में। ठीक है सर, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बनता है सर, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। सुनो, बहुत सारा पैसा हमें पता है 3 स्टेज में होता है सर, बताओ, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, PLI। सब प्लेसमेंट क्या होता है, बैंकिंग में पैसा रखना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा को इंजेक्ट करना, तो कहीं ना कहीं सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का ब्लैक मनी हमारा व्हाइट कहाँ होता है, बैंकिंग में होता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होता है, तो वहीं पे कंट्रोल लगा दिया गया। सो वहीं पे कंट्रोल लगा दिया गया, बोला गया कि आपको वेरिफिकेशन करना है ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी में ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले लोग आएंगे, बैंक वाले लोग आएंगे, और भी क्या क्या आएंगे हम देखेंगे। रिपोर्टिंग एंटिटी डिफिनेशन में अमेंडमेंट भी था, और मेरे को लग रहा है कि इस बार मई 22 में क्वेश्चन बनने वाला है रिपोर्टिंग एंटिटी से। ठीक है, अभी देखेंगे। एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी सेल वेरीफाई, मैंडेटरी करना है सर, वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट्स। जो भी पैसा लेके आ रहा है ना भैया, उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, एंड द बेनिफिशियल ओनर, उसके बिहाफ में कोई और आदमी पैसा लेके आ रहा है ना, बेनिफिशियल ओनर, ये खुद नहीं आ रहा है, इसके बिहाफ में कोई आ रहा है, इसकी भी आइडेंटिटी को क्या करना है, वेरीफाई करना है। सब मोड्स ऑफ वेरिफिकेशन, क्वेश्चन नहीं आया, बट दिसंबर मई 22 में चांसेस है, देखो ये अमेंडमेंट वाले चांसेस थे, क्वेश्चन आने के चांसेस हाई रहते हैं। सर किस किस मोड से वेरीफाई सकता है, देखो सर, ऑथेंटिकेट अंडर आधार एक्ट इफ रिपोर्टिंग एंटिटी इज बैंकिंग एंटिटी। देखो ऑथेंटिकेशन सब ओटीपी वाला, मतलब ओटीपी वाला सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम ऑथेंटिकेट करने का जो आधार एक्ट में होता है, वो रिपोर्टिंग एंटिटी को मिलेगा, बट ओनली सिर्फ बैंकिंग वाले को। जो बैंक में ना, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, बंधन बैंक, इन लोग को मिलेगा ऑथेंटिकेशन वाला, ओटीपी वाला मेथड मिलेगा वेरिफिकेशन करने वाला, बट उसके अलावा जितने लोग हैं ना, उनको बस BCD मिलेगा। तो क्या सर बंधन बैंक को सिर्फ ये मिलेगा? नहीं, ये भी मिलेगा, ये तो मिलेगा ही बंधन बैंक को, बैंकिंग को ये सब तो मिलेगा, बट सिर्फ बैंकिंग वाले को ये मिलेगा। उसके अलावा रिपोर्टिंग एंटिटी को सिर्फ ये सब मिलेगा। तो याद रखना, बैंकिंग वालों के लिए ये है, प्लस ये है, प्लस ये है, प्लस ये है, बट कोई बैंकिंग से अलग है उनके लिए बस ये है, इतना है। ठीक है, तो बैंकिंग वालों के अलग से बोला गया कि आपको ऑथेंटिकेशन अंदर आधार एक्ट मिल सकता है, ओटीपी मिल सकता है। सो ऑफलाइन वेरिफिकेशन अंदर आधार एक्ट आया, आधार कार्ड लेके आया, आधार कार्ड से हमने जांच पड़ताल किया, ये आपको हर रिपोर्टिंग एंटिटी मिलेगा इंक्लूडिंग बैंकिंग को। सर आइडेंटिटी थ्रू यूज ऑफ पासपोर्ट, अब वो बंदा इंडिया का है ही नहीं, तो कैसे? तो पासपोर्ट के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सर मान लो एनी अदर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स दैट इज वोटर आईडी बट आफ्टर नोटिफाई सीजी, अगर मान लो सीजी कोई नोटिफाइड कर दे, जैसे आगे फ्यूचर में वोटर आईडी हो सकता है, तो उसके थ्रू भी हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो बस एक याद रखना, बैंकिंग वालों के लिए फैसिलिटी मिला है कि आप ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, जो कि ओटीपी वाला मेथड हो सकता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन अंडर ए अवेलेबल, देन रिपोर्टिंग एंटिटी आल्सो प्रोवाइड BCD, मतलब अगर ए अवेलेबल करवा रहा है, तो ए कौन करवाता है अवेलेबल? सिर्फ बैंक। तो बैंक बस ये नहीं बोल सकता कि हम ऑनलाइन ऑथेंटिकेट करेंगे, बैंक को ये भी बोलना पड़ेगा हमारे पास बी ऑप्शन भी है, हमारे पास सी ऑप्शन भी है, हमारे पास डी ऑप्शन भी है। ठीक है, तो देन मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन शैल बी वॉलंटरी चॉइस, देखो ग्रीन क्या हुआ है, वॉलंटरी चॉइस ऑफ क्लाइंट। तो क्लाइंट भाई डिसाइड करेगा, क्लाइंट को अपना ए में करवाना है, अपना बी में करवाना है, या सी या डी में करवाना है, ये डिसाइड रिपोर्टिंग एंटिटी नहीं करेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग एंटिटी को ऑप्शन देगा कि हमें आपका वेरिफिकेशन कराना है, क्लाइंट डिसाइड करेगा हम ऑनलाइन करवाना चाहते हैं कि ऑफलाइन करवाना चाहते हैं। अब सर बात आता है ऑब्लिगेशंस। सर ऑब्लिगेशंस क्या होता है? एंड ऑफ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएटरीज। सिंपल बताऊं, रिपोर्टिंग एंटिटी, रिपोर्टिंग एंटिटीज की ऑब्लिगेशंस क्या है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या, ड्यूटीज क्या क्या। सब मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस, सच इंफॉर्मेशन डज फर्निश टू डायरेक्टर एंड रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस। जितने ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं ना, मान लो ये मिस्टर ए था, मिस्टर ए ने 60 लाख का ट्रांजेक्शन किया, तो भैया मेंटेन करना है। रिपोर्टिंग एंटिटी को ऑब्लिगेशन है, बैंकिंग को ऑब्लिगेशन है, इंटरमीडिएटरीज को ऑब्लिगेशन है कि मेंटेन करना है क्या, रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, जितने ट्रांजेक्शंस हुए हैं ना उस बंदे के सारे रिकॉर्ड करना है, एंड रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस भी रिकॉर्ड करना है। कोई मल्टीपल ट्रांजेक्शंस होंगे उसको भी रिकॉर्ड करना है, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस भी रिकॉर्ड करना है, एंड फर्निश करना है डायरेक्टर को, जो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ये लोग देखे। ठीक है, सब फर्निश टू द डायरेक्टर। ठीक है, और दैट इज FIU बोल सकते हो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होता है मनी लॉन्ड्रिंग में, जो कि सारा एनालिस्ट देखता है। FIU जस्ट लाइक ए एनालिस्ट होता है,
जो मनी लॉन्ड्रिंग में सब कुछ देखता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में कहाँ पे क्या ज्यादा घोटाला चल रहा है, किस रिपोर्टिंग एंटिटी में ज्यादा घोटाला चल रहा है, कहाँ का पैसा कहाँ आ रहा है, ये सारा एनालिस्ट होता है। तो फर्निश कर दो, या तो कौन करो फर्निश, रिपोर्टिंग एंटिटी फर्निश कर दो किसको, या तो डायरेक्टर को कर दो या एफआईयू कर दो विद इन सच टाइम एज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, जो भी आपको सस्पिशियस लग रहा है, अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस, जो भी आपको सस्पिशियस लग रहा है तुरंत क्या करो, रिपोर्ट करो डायरेक्टर या एफआईयू को। एफआईयू एक मनी लॉन्ड्रिंग में एनालिस्ट बॉडी होता है जो सब कुछ देखता है, रिपोर्टिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग देखता है। ठीक है, थर्ड क्या बोला, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन्स आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियरी ओनर। सर मतलब, सर देखो क्या बोला, रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी, सर आधार कार्ड को अच्छे से रखो संभाल के, उसने आईटीआर दिया होगा, आईटीआर संभाल के रखो। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके उसने अपने आइडेंटिटी रिगार्डिंग दिया था ना, पासपोर्ट दिया होगा तो पासपोर्ट संभाल रखो, सब कुछ संभाल रखना है, रिकॉर्ड को संभाल रखना। ठीक है सर, सारे रिकॉर्ड्स कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ये नहीं कि बैंकिंग एंटिटी क्या किया, हजार रुपया में बेच रहा है सबको, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे रिकॉर्ड्स क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना चाहिए। अगर आपका कस्टमर है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जरूरी नहीं हर कस्टमर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आता है, तो इस कस्टमर का रिस्पेक्ट करो, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ध्यान रखो। हाँ, कुछ सस्पिशियस लगे तब डायरेक्टर को रिपोर्ट करो। अब सर बात आता है कि कितने साल के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना, जिंदगी भर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे नहीं। तो देखो, द रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years ऑफ ऑफ ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब सर जो रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड है ना, देखो सुनो, दैट इज मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। देखो जो ए पॉइंट था ना, ए पॉइंट सुनो, ये फर्स्ट पॉइंट, जो रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन हुए ना, मान लो 1 अगस्त को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड हुआ, 1 अगस्त 2016 को, तो भाई 5 साल तक वो ट्रांजेक्शन को मेंटेन कर रखना, मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, 5 साल रखना। सर दूसरा आता है, द रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिटी कितना दिन रखना है, सेल मेंटेन फॉर 5 years आफ्टर द, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रांजेक्शन तो 5 साल रखना ही है, रिकॉर्ड भी मेंटेन करना आइडेंटिटी का, वो भी 5 साल, बट कब से, आफ्टर द बिजनेस रिलेशनशिप हैज एंडेड और अकाउंट क्लोज विच एवर इज अर्लियर। एक सेकेंड, इसको मैं कंफर्म कर लेता हूं। चलो सर, यहाँ पे अर्लियर नहीं है, यहाँ पे लेटर है। ठीक है, देखो जिस दिन से मान लो ये ए है, से ए का अकाउंट क्लोज हुआ 1 सितंबर से, ठीक है, बट बिजनेस रिलेशनशिप एंड हुआ, अकाउंट क्लोज हुआ 1 सितंबर से, बट ए ने लोन लेकर रखा था 20 बैंक से 1 करोड़ का। अब 1 करोड़ का लास्ट इंस्टॉलमेंट बाकी था, वो खत्म होना था 1 दिसंबर को। तो सर याद रखना, जिस दिन से अकाउंट क्लोज हुआ और जिन से बिजनेस रिलेशनशिप एंड हुआ, तो एंड यहाँ पे होगा ना बिजनेस रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे एक लोन का इंस्टॉलमेंट बाकी था, तो यहां से जो लेटर है ना, यहां से 5 साल तक हमें मेंटेन करना है, याद रखना। ठीक है, तो लेटर था विच लेटर। ठीक है, सीजी में आल्सो एग्जाम्प्ट एनी रिपोर्टिंग फॉर एप्लीकेबिलिटी फॉर दिस चैप्टर, सीजी चाहे तो एग्जाम्प्ट कर सकता है कोई भी एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन का। ठीक है सर, 12A, अब डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मान लो एफआईयू जो होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो भी इस चैप्टर में अपॉइंट होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेक कॉल फ्रॉम रिपोर्टिंग एंटिटी इन केस ऑफ नीड ऑफ एडिशनल रिकॉर्ड्स। सर उसने क्या किया, सस्पिशियस कुछ हुआ, रिपोर्टिंग एंटिटी ने डायरेक्टर को भेजा। अब डायरेक्टर को लगा यार इतना हमें नहीं पता चल रहा है, कुछ काम लो, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दो, तो डायरेक्टर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, जो कि 12A में था। ठीक है, सर 12AA, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी सेल प्राइवेट टू कमिटमेंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस, एवरी, देखो अमेंडमेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी सेल प्रायर, पहले कमिटमेंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन होने से पहले वेरीफाई करेगा आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट्स बाय आधार ऑथेंटिकेशन या ऑफलाइन वेरिफिकेशन, जैसे भी करके आधार ऑथेंटिकेशन या ऑफलाइन वेरिफिकेशन से। टेक एडिशनल स्टेप्स टू एग्जामिन द फाइनेंशियल पोजीशन, भैया अब क्या करना है, ये देखो इसमें है ना जैसे ड्यू डिलिजेंस करने बोला है। देखो ये तो ऊपर पॉइंट्स में दिखे थे, बट एग्जामिन बोला फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ क्लाइंट्स इंक्लूडिंग सोर्स ऑफ फंड्स, भैया उस क्लाइंट्स को पैसा कहां से आता है जो इतना पैसा डील करने वाला है आगे जाके, या मान लो पैसा लगा रहा है तो उसके सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, उसकी आईटीआर मंगाओ, उसका बैंक स्टेटमेंट मंगाओ। ठीक है, ऑल्सो टेक डिफरेंट एडिशनल स्टेप्स टू वेरीफाई द आइडेंटिटी एंड एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शंस। और भी कोई स्टेप्स कर सकते हो आइडेंटिटी वेरीफाई करने, कर लो जाके, आपको उसका मान लो कि पासपोर्ट ही एडिशन मंगवाना है, मंगवा लो, बाहर का बंदा है तो, या आपको उसका पैन कार्ड मंगवाना है, पैन कार्ड मंगवा लो, जो भी आपको एडिशनल स्टेप्स लगाना है वेरीफाई करने के, वो कर सकते हो। ठीक है, आइडेंटिटी को। इफ क्लाइंट फेल्स इन एनी ऑफ द अबव सेट कंडीशंस, मतलब सर इफ क्लाइंट अपना सोर्स ऑफ फंड नहीं बता पाया, इफ क्लाइंट अपना वेरिफिकेशन नहीं कर पाया, इफ क्लाइंट असिस्टेंस नहीं दिया, वो वेरीफाई कर रहा था तो, ठीक है, सो द रिपोर्टिंग टीम शैल नॉट अलाउ द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, रिपोर्टिंग टीम साफ होना कर देगा, हम आपको स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस नहीं करने देंगे। सर स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस होता क्या है, देखते हैं। ठीक है, ये मान लो इफ
आफ्टर इंटरिंग इनटू एनी ट्रांजेक्शन, मान लो कंपनी ने ये उस क्लाइंट ने ना इंटर कर दिया ट्रांजेक्शंस में, कौन ट्रांजेक्शन, स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस विद क्लाइंट इफ रिपोर्टिंग एंटिटी थिंक्स दैट एनी स्पाई ट्रांजेक्शन अंडरटेक एनी क्लाइंट द रिपोर्टिंग एंटिटी इज मॉनिटरिंग, फिर क्या करेगा रिपोर्टिंग एंटिटी अपना मॉनिटरिंग ज्यादा कर देगा, ग्रेटर सिक्योरिटी कर लगा देगा, ठीक है। तो सिंपल बात है, पहले तो साफ मना कर दिया, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो मना कर दो, बट अगर कर भी दिया गलती से भी तो भैया हम क्या करेंगे, हाई मॉनिटरिंग कर देंगे, कौन करेगा, रिपोर्टिंग एंटिटी, हाई मॉनिटरिंग ग्रेटर सिक्योरिटी लगा देगा कि कोई गलती ना हो जाए। अब सर बात होता है स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस होता क्या है, वो यहाँ बताया, सुनो ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगा था इस बार जलवा दिखेगा इसका, बट चांसेस अब आने के। सर स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन क्या हुआ सर, सर एनी एक्सेस, सर कुछ बताया नहीं है कितना, बट बोला कि एक्सेस विड्रॉ और डिपॉजिट इन कैश। तो मान लो एक्सेस मतलब क्या सर, सर मान लो आपने 5,000 रुपया जमा किया, क्या आपको लग रहा है कि एक्सेस है, नहीं, तो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि एक्सेस को क्लियर नहीं किया गया। तो कुछ याद रखना, बस स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन क्या होता है कि कोई भी एक्सेस में आपने विड्रॉ किया, जस्ट लाइक आपने 50 लाख आपने विड्रॉ किया या 50 लाख डिपॉजिट किया इन कैश, तो ये स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन होगा, हाई मॉनिटरिंग हो जाता है यहाँ पे। या इन एनी एक्सेस ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में आप कम से कम 5 करोड़ रुपए लगा रहे हो फ्लक्चुएशन होने के चक्कर में, तो एक्सेस में लगा रहे हो, एक्सेसिव कर रहे हो ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्सचेंज में, ये भी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन के डिफिनेशन में आएगा। और ये सब होता है तो भैया भाई हाई सिक्योरिटी हो जाएगा भाई तुम्हारे लिए, याद रखना। या मान लो तुम इंपोर्ट ड्यूटी का, एनी ट्रांजेक्शंस इन एक्सेसिव ऑफ ड्यूटी पेड और इंपोर्ट, मान लो तुमने क्या किया इनडायरेक्टली वे में, तुमने एक टेबल मंगाया फ्रांस से और तुमने क्या किया उसके लिए ड्यूटी पे कर दिया 20 करोड़, और कहीं ना कहीं ये टेबल की ड्यूटी नहीं थी, कहीं ना कहीं ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का तुम बाहर भेजने वाले थे, तो लगा ना क्लाइंट ओ रिपोर्टिंग डेटी को यार कुछ एक्सेसिव तुम पे कर रहे हो ड्यूटी, जबकि इस टेबल की ड्यूटी तुमको 1 लाख रुपए होनी थी, तुमने 20 करोड़ रुपए दिया है टेबल ड्यूटी पेड या इंपोर्ट का पैसा पे किया तुमने, तो कहीं ना कहीं एक्सेस में कहीं भी कुछ लग रहा है ना, या ड्यूटी का पैसा, इंपोर्ट का पैसा, फॉरेन एक्सचेंज का पैसा, कैश डिपॉजिट, तो ये सब स्पेसिफाइड हो जाता है, फिर वो 12 वाले लग जाता है ऊपर, ठीक है। सब पावर ऑफ डायरेक्टर, सब कौन सा डायरेक्टर, ये 11 में सेक्शन में देखिए, जो सेक्शन में 12 में डायरेक्टर दिखते हैं ना, जो रिपोर्टिंग एंटिटी रिपोर्टिंग करता है डायरेक्टर को, जो रिपोर्टिंग एंटिटी डायरेक्टर को रिपोर्टिंग करता है या एफआई करता है, उसकी पावर्स क्या क्या है, मे मेक सच इंक्वायरी ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, सर इंक्वायरी वाला पूछताछ, वो रिपोर्टिंग एंटिटी से आके पूछताछ कर सकता है, और मे डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंटिटी टू गेट इट्स रिकॉर्ड ऑडिटेड बाय सीए, तो बोल सकता है रिपोर्टिंग एंटिटी को भैया अपना अकाउंट्स ऑडिट करवा लो सीए से, ठीक है सर। देखो हमने पढ़ा कि पावर्स ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, डायरेक्टर की पावर है कि पहले इंक्वायरी करना, इंक्वायरी मतलब सर पूछताछ करना, किससे, रिपोर्टिंग एंटिटी के मैनेजमेंट से या रिपोर्टिंग एंटिटी से भी। सेकंड क्या सर, मे डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंटिटी टू गेट इट्स रिकॉर्ड्स ऑडिटेड, भैया हम बोलेंगे रिपोर्टिंग एंटिटी को अपना अकाउंट्स को ऑडिट करवा के लेकर, किससे करवा लेके आओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, हम ये डायरेक्शन दे सकते हैं, सर पावर है। इफ फेल्स टू कंप्लाई, अब सर रिपोर्टिंग एंटिटी रहा भैया बोलेगा हम नहीं मानते तेरा बात, तो भैया डायरेक्ट देम टू कंप्लाई विद इंस्ट्रक्शन, प्यार से बोलेंगे भैया जो इंस्ट्रक्शन मिला उसको कंप्लाई करो, फिर बोलेंगे एक वार्निंग देंगे, इशू वार्निंग इन राइटिंग, तो क्वेश्चन बन सकता है कि इफ रिपोर्टिंग एंटिटी फेल्स टू कंप्लाई द डायरेक्शन गिवन बाय द डायरेक्टर्स, या ठीक है, तो भैया पहले क्या होगा, सिंपल डायरेक्टर बोलेंगे जो इंस्ट्रक्शन मिला उसको कंप्लाई करो, फिर वार्निंग देंगे, नहीं बोला तो बोलेंगे भैया एक पीरियोडिक रिपोर्ट भेजो मेरे को टाइम टू टाइम, बोलेंगे हर 7 दिन में एक पीरियोडिक रिपोर्ट भेजो या हर 10 दिन पे पीरियोडिक रिपोर्ट भेजो, अगर उससे भी नहीं माना तो ये फाइन याद रखना सर, देखो जहां फाइन बोलता हूँ याद रखना, वो याद करना पड़ेगा सर, 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है रिपोर्टिंग एंटिटी पे, ठीक है। ये एक एमसीक्यू याद रखना, इन केस ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड बाय सीए देन एक्सपेंस टू बी बॉर्न बाय सीजी, एक्सपेंस इसका बॉर्न कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर सेक्शन नंबर 14, नो सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंटिटी इन केस ऑफ कंप्लायंस सेक्शन 12, सर देखो कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगा अगर सेक्शन नंबर 12 कंप्लाई नहीं हुआ, तो मतलब सिंपल सी बात है, रिपोर्टिंग एंटिटी ने मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ी ना किया था, वो बस अपना डायरेक्शन जो था डायरेक्टर का नहीं कंप्लाई की, इसके लिए तुम उस पर कोर्ट का केस कर दोगे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग लगा दोगे, ये सब नहीं होगा, ठीक है, ये सब नहीं होगा। सब सेक्शन नंबर 25, अपीलेट ट्राइब्यूनल इस चैप्टर में अंडर स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन एक्ट 1976 के तहत माना गया है, ठीक है। तो जो भी चैप्टर में अपीलेट ट्राइब्यूनल आएगा उसको 1976 के तहत स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन माना गया, ठीक है, जो भी फॉरेन स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन में अपीलेट ट्राइब्यूनल था उसी को यहाँ पे माना गया, ठीक है। सर सेक्शन में 26 क्वेश्चन आने के चांसेस है, सो हु मे प्रेफर एन अपील टू अपीलेट ट्राइब्यूनल, सर अपीलेट ट्राइब्यूनल पे अपील लेके कौन जा सकता है, तो रिपोर्टिंग एंटिटी दैट इज बैंक एफआई बाय एन ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर, मतलब सर मान लो रिपोर्टिंग एंटिटी ने सब कुछ कंप्लाई किया, फिर भी डायरेक्टर बोल रहा है कि नहीं तुम्हें ये करना है वो करना है, तो रिपोर्टिंग एंटिटी कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा यार तुम रिपोर्ट्स मांगा मैंने रिपोर्ट दिया, तुमने डॉक्यूमेंट्स मांगा हमने डॉक्यूमेंट्स दिया, बट तुम अजीब हो यार, तुम इंस्ट्रक्शन लगा रहे हो, पेनल्टी लगा रहे हो, हम तुम्हारे खिलाफ अपील फाइल करेंगे,
तो बैंकिंग एंटिटी भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रिपोर्टिंग एंटिटी भी क्या कर सकती है, अपील फाइल कर सकती है अपीलेट ट्राइब्यूनल पे। या मान लो एक पर्सन एग्री हुज प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच बाय डायरेक्टर एंड कंफर्म बाय एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। सुनो, मिस्टर ए का प्रॉपर्टी अटैच किया था प्रोविजनली, तो मिस्टर ए भी क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है, कहां, अपीलेट ट्राइब्यूनल में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मान लो मिस्टर ए था साफ सुथरा आदमी, उसका सारा पैसा वाइट का था, मिस्टर ए बोला यार मेरा सारा पैसा वाइट का है, तो मेरे खिलाफ प्रोविजनली अटैच कैसे कर दिए। हो सकता है प्रोविजनली अटैच करने वाला डायरेक्टर का पर्सनली दुश्मनी हो मिस्टर ए से, तो मिस्टर ए बोलेगा भाई हम अपील फाइल करने जा रहे हैं अपीलेट ट्राइब्यूनल पास, तो मिस्टर ए भी जा सकता है। और इन केस ऑफ ए रिजेक्ट द प्रोविजनली अटैचमेंट, हमें पता है कि ए क्या करता है, डायरेक्टर ए के पास जाता है, ए कंफर्म या रिजेक्ट करता है। मान लो ए ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ए को है ना, मिस्टर ए ने पैसा खिला दिया था 20 लाख रुपया, बोला ए शांत बैठना, अपना जो जो डायरेक्टर ने प्रोविजनली अटैच किया था उसको रिजेक्ट कर दो। अब ए ने कर दिया रिजेक्ट, अब जो भी ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर था ना उसको रिजेक्ट कर दिया, देन डायरेक्टर अपील फाइल कर सकता है किस पे, अपीलेट ट्राइब्यूनल पे। क्योंकि डायरेक्टर से कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ, डायरेक्टर भी जितना मेहनत करके उसके प्रोविजनली टैक्स लगाया और ए को घूस मिला, ए ने रिजेक्ट कर दिया, तो डायरेक्टर सर देखो, डायरेक्टर भी जा सकता है सर, 3 लोग जा सकते हैं, रिपोर्टिंग एंटिटी साइड में रखो, इधर जा सकता है ये पर्सन। पर्सन कब, जब डायरेक्टर जानबूझ के उसको प्रोविजनली अटैच कर दे, या मान लो ए जब कंफर्म कर दे तो पर्सन एग्री हो गया, या मान लो ए जब रिजेक्ट कर दे प्रोविजनली अटैच को, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर एग्री हो गया, डायरेक्टर भी जा सकता है अपीलेट ट्राइब्यूनल पर। सर अपील मस्ट बी फाइल विदिन 45 डेज, 45 दिन में अपील फाइल चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, जो भी ऑर्डर आया 45 दिन के अंदर अपील फाइल चाहिए, कहा 80 पे। ठीक है, इवन आफ्टर 45 दिन हो सकता है, इफ सफिशिएंट कॉल तो 45 डेज और हो सकता है। ठीक है, 80 अपीलेट ट्राइब्यूनल गिव्स रीजनल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड टू द पार्टीज देन पास द ऑर्डर, आरओबीएच मिलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अच्छा है कि आरओबीएच हर किसी को मिलता है, जो भी कांड करते हैं उसके हिसाब से कंफर्म करेगा, मॉडिफाई करेगा, सेटिस्फाइड। 80 अपीलेट ट्राइब्यूनल शैल सेंड कॉपी ऑफ ऑर्डर टू ऑल पार्टीज, 80 क्या करेगा, सारा ऑर्डर पास करेगा, जो भी ऑर्डर पास हुआ हर पार्टी को सेंड करेगा, जो भी वन पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, डायरेक्टर सबको सेंड करेगा 80 अपने ऑर्डर देने के बाद। 80 कंप्लीट्स ऑल प्रोसीडिंग्स इन 6 मंथ्स, एक्सपीडियस डिस्पोजल होगा, मतलब फास्ट वे में 6 मंथ्स में क्या होगा, सारा प्रोसीडिंग्स क्लियर होगा। ठीक है, सब पावर ऑफ 80 सेम हमें पढ़ते हैं ऐसे डाइस। सर समरी ऑफ एनी पर्सन एग्जामिन ऑफ ओथ, ठीक है, समन, ठीक है, समन ऑफ एनी पर्सन एग्जामिन, उसको बुला के कसमे वादे खिला कर पूछताछ कर सकते हैं। इंस्पेक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट कर सकते हैं। रिव्यू इट्स डिसीजन, अपना डिसीजन को रिव्यू कर सकता है 80, जो डिसीजन दिया वापस बुला के हमने मैच में रिव्यू लेते हैं, रिव्यू करवा सकता है। और इशूइंग ऑफ कमीशन ऑर्डर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रिपोर्ट दे सकता है। तो नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट याद रखना सेक्शन 35 पावर्स ऑफ 80 होता है। 6D के लिए आ गया, एक बार देख के जाना, बट ओपन बुक है, आराम से लिखते होगे। ये 4 के लिए नॉट सो इंपॉर्टेंट, नहीं आता क्वेश्चन। अब सर सेक्शन नंबर 38 क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। इफ ए मेंबर ऑफ बेंच कंसिस्ट ऑफ 2 एंड दे बोथ डिफर इन देयर अपील, मान लो कि इसका है ना 80 पास अपील गया, 80 में 2 लोग थे, एक ने बोला हाँ इसने किया है, एक ने बोला ना इसने नहीं किया है। अब 2 लोग थे, दोनों में डिफर आ गया, इसने बोला ए था ना, ए इसने ना कांड किया, इसने बोला ए ने कांड नहीं किया, तो दोनों कहीं ना कहीं डिफर हो गए इन देयर ओपिनियन। देन दे शुड रेफर दिस मैटर टू चेयरपर्सन। देन ये दोनों क्या करेंगे ना, इस मैटर को ट्रांसफर करेंगे किसको, चेयरपर्सन को। ठीक है, ऑफ 80 का चेयरपर्सन को मैटर ट्रांसफर करेंगे। चेयरपर्सन आइदर हिमसेल्फ, अब चेयरपर्सन क्या करेगा, या तो खुद से या खुदा से, नहीं खुद से, ठीक है, और क्या करेगा एक नया, या तो खुद से या तो एक न्यू मेंबर ऐड कर देगा, क्योंकि एक नया मेंबर ऐड करते क्या हो जाएगा, 3 लोग हो जाएंगे, कहीं ना कहीं 2 हाँ एक ना होना ही है। तो ठीक है, तो चेयरपर्सन या तो खुद से डिसीजन दे देगा हाँ भैया हाँ ना, या चेयरपर्सन बोलेगा एक मैं मेंबर और ऐड करना हूं आपके अपीलेट ट्रिब्यूनल में, वो 3 लोग हो गए, अब 3 लोग में जो मेजोरिटी हो गया वो जीत गया। ठीक है, देन गिव ऑर्डर बाय रिवाइज मेजोरिटी एंड सैली बाइंडिंग, देन रिवाइज मेजोरिटी से बाइंडिंग हो जाएगा, वो बाइंडिंग भी रहेगा। ठीक है, सेक्शन ऑफ 42 सर एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब मान लो हमें अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी भैया रजामंदी है, वो है गुस्सा है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर दिया ना उसके ऑर्डर से हम 60 दिन हाई कोर्ट जा सकते हैं, प्लस 60 डेज का एक्सटेंशन और मिल सकता है इफ मैटर इन्वॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों मैटर पे हम जा सकते हैं। तो हर जगह बहुत सारा पढ़ते हुए डायरेक्ट टेक्स्ट में हर जगह क्वेश्चन ऑफ लॉ है सर, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब याद रखना, सबसे पहले आपको कोई ऑर्डर आपको अपील करना है, सबसे पहले क्या है अपीलेट ट्रिब्यूनल पास, वहां पे खुश नहीं हुए तो गए हाई कोर्ट के पास, 60 डेज प्लस 60 डेज, यहाँ 45 प्लस 45, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों पे जा सकते हैं। ठीक है,
दैट्स इट, ओके। सर स्पेशल कोर्ट, सुनो, सीजी इन कंसल्टेड विथ हाई कोर्ट शैल देखो सीजी यहाँ पे एक एमसीक्यू आ गया था, इन कंसल्टेड विथ हाई कोर्ट, यहाँ पे चीफ जज लिखना, चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, शैल डेजिग्नेट वन और मोर कोर्ट ऑफ सेशन, इट इज नोन एज स्पेशल कोर्ट, ठीक है। सीजी चाहे तो एन नंबर या एन नंबर या मान लो एक से ज्यादा नंबर ऑफ स्पेशल कोर्ट बना सकता है, जिसको कोर्ट ऑफ सेशन कहते हैं, जहां पे क्राइम वाला इन्वॉल्व हो, क्राइम वाला मैटर इन्वॉल्व हो, कोर्ट ऑफ सेशन में क्राइम वाला मैटर इन्वॉल्व होता है। तो सीजी क्या करता है, सीजी स्टैब्लिश करता है स्पेशल कोर्ट का, मैंने पढ़ाया भी था, सीजी स्टैब्लिश करता है स्पेशल कोर्ट का, कंसल्टेंट विद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जज के साथ बात करके डेजिग्नेट कर सकता है एक या एक से ज्यादा कोर्ट, जो कि होता है सेशन ऑफ कोर्ट होता है, जो हाई स्पेशल होता है, जो कि स्पीडी ट्रायल को ऑफेंस क्लियर करता है, स्पीडी ट्रायल में काम करता है। जुडिक्शन ऑफ ईच स्पेशल कोर्ट विल स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन, किसका क्या जुडिक्शन है स्पेशल कोर्ट का, वो आपको नोटिफिकेशन द्वारा पता चल जाएगा, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट यहाँ सीजी, सीजी का सीजी डिनोट करता है, ठीक है। नो पर्सन अंडर दिस एक्ट शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, यहाँ पे भैया बेल नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि हमारा पता है कि इस एक्ट में सारा प्रोविजंस के अंदर ऑफेंसेस क्या होते हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, विदाउट वारंट भी उठा के ले सकते हैं और तुम्हें बेल भी नहीं देंगे, ठीक है, विदाउट वारंट और बेल भी नहीं देंगे, ठीक है। अब देखो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी to oppose the release and where he opposed the release, but the court has declared that it's not guilty of offense and also not commit any offense while on bail. सुनो, बेल कब मिल सकता, यहां पे है, देखो पहला बोला कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सर सरकारी वकील ने अपोज किया एप्लीकेशन, बोला कि भैया इसको बेल पे मत निकाल लो, कांड कर देगा, और ये ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग का कांड किया और कर देगा, सरकारी वकील है सर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो तो बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है कि भैया इसको मत दो बेल, अभी कांड करके आया और कांड कर देगा, बट कोर्ट को लगाना है, कोर्ट बोल रहा है कि देखो सरकारी वकील तुम्हारी बात ठीक है, बट हमें रीजन टू बिलीव, हमें लग रहा है कि ना इस बंदे ने गलत नहीं किया, अच्छा तो किया भी है ना, तो ये बंदा है ना बेल होने पे ना डज नॉट कमिट एनी ऑफेंस, बेल होने पे कुछ करेगा नहीं, तब बेल दे सकते हैं। तो यार देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज कर रहा है, बट कोर्ट को लग रहा है कि बंदा गलत नहीं किया, चलो गलत किया भी है ना या नहीं भी किया है ना, तो ये बंदा बेल होने पे कुछ नहीं करेगा। और क्या बोला, इफ एनी पर्सन इज अंडर एज ऑफ 16 ईयर्स, 16 साल से कम, सर 16 साल नहीं 16 साल से कम मतलब 15 साल 364 दिन, ठीक है, और इज अ वुमेन है, 16 साल से कम है और सिक पर्सन है, इसलिए लोग जेल वाले उठाने आते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि मेरा तबीयत खराब है, मेरा ये खराब है, बहुत सारे केसेस आप देखते होंगे मूवीज में, ठीक है, और इन्फॉर्म और एनी एक्यूज आइदर ऑन हिज ओन और अलोंग विद, देखो यहां से देखो सिक पर्सन इन्फॉर्म पर्सन से भी होता है तबीयत खराब है, ठीक है, और एनी एक्यूज पर्सन आइदर ऑन हिज ओन एंड अलोंग विद अदर, मतलब एक या एक से ज्यादा लोग मिलके, मनी इन्वॉल्व लेस देन 1 करोड़, लेस देन 1 करोड़, सर 1 करोड़ नहीं, याद रखना ये सब वर्ड याद रखना, लेस देन, एमसीक्यू के लिए सर, देखो बेल 16 साल से कम को मिल सकता है, वुमेन मिल सकता है, सीक इन्फॉर्म पर्सन में मिल सकता है, चौथा बोला कि एक या एक से ज्यादा लोग मिलके जो कांड हुआ है ना वो 1 करोड़ से कम का है, तो यहां पे बेल दे सकते हैं, परफेक्ट, यहां पे बेल मिल सकता है, मिल सकता है, ठीक है। इफ स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट, आप लिखना इफ, ये बहुत सारा पॉइंट बहुत जगह आया होगा, स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट बोलता है हाँ ठीक है बेल दे दो तब दे सकते हैं, बट यही सब केसेस में बेल हो सकता है, अगर 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है, एक से ज्यादा लोग मिले हुए तो बेल नहीं मिलेगा, वुमेन है तो बेल मिल सकता है, ठीक है। सर याद रखना, ये एमसीक्यू याद रखना, मैं एक बार ना ढूंढते परेशान हो गया एमसीक्यू आया कहां से था, पेपर नंबर 60 में था, पर्सन कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशंस बिफोर स्पेशल कोर्ट इज डीम्ड टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील बोलते हैं इसको, ठीक है, पब्लिक एडवोकेट एंड मस्ट हैव एडवोकेट प्रैक्टिस ऑफ 7 ईयर्स, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पब्लिक एडवोकेट होता है ना, वो जो स्पेशल कोर्ट में डील करता है उसके पास कितने साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए सर, 7 ईयर्स का। ये एमसीक्यू आया था, मैं कंफ्यूज हो गया कहां था, मैंने बुक में ढूंढा, मिल गया था लास्ट में, ठीक है, इसको देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है सर। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, सर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है सर, इट्स मींस अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया, सिंपल बात है, ये इंडिया ये जर्मनी, ठीक है सर, इट इज अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया जो इंडिया के बाहर है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अरेंजमेंट मेड बाय सीजी ने अरेंजमेंट रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्रीज कंट्री गवर्नमेंट से थ्रू ए ट्रीटी, सर ट्रीटी का एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जैसे आप डीटी पढ़ोगे ना, ट्रीटी होता है डीटी डबल ए में, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में ये होता है कि बाहर वाले कंट्री के सीजी के साथ इंडिया के सीजी बाहर वाले कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट बनाती है कि देखो कोई भी बंदा मनी लॉन्ड्रिंग करके हमारे देश में आगे मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भागेगा तो
आप हमें असिस्टेंस देना, या आपके देश से कोई मनी लॉन्ड्रिंग करके हमारे आएगा तो हम आपको असिस्टेंस देंगे, आपको हेल्प करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है, बाहर वाली कंट्रीज, ठीक है। अब सर बात होता है क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस क्या होता है। इट मींस एनी ऑफेंस कंडक्टेड बाय पर्सन आउटसाइड इंडिया, बाहर में कांड किया उसने, जो भी पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी ऑफ शेड्यूल ऑफेंस कहते हैं, एंड इफ एंड आल्सो इफ ऑफेंस कमिटेड इंडिया, ये मान लो इंडिया में कमिट किया एंड ट्रांसफर प्रोसीड्स टू आउटसाइड इंडिया। देखो बाहर, देखो इंडिया का पर्सन बाहर कांड किया, ठीक है, इंडिया का एक सेकंड, ठीक है। देखो क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस क्या होते हैं, आपने इंडिया वाले ने बाहर में जाके कोई क्राइम किया जो कि पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी का था, या कमिट क्राइम इंडिया में हुआ और जो उसके सारे पैसे थे ना वो बाहर ट्रांसफर हो गए, ये होता है क्रॉस बॉर्डर। सर सिंपल बात है, दो कंट्री के बीच का जो बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर समझो, जहां बॉर्डर आ गया दो कंट्री के बीच का, अगर उस बॉर्डर में जो कांड हो रखा है उसको कहते हैं क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस। दो बॉर्डर है उसको कहते हैं सर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, जहां दो बॉर्डर के बीच में ट्रीटी बना हुआ है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट एंड क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन। सर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में कोई कांड नहीं होता है, क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन में कोई कांड करके पैसा जाता है, इधर आता है दो कंट्रीज में। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में सिंपल एक ट्रीटी होती है, ठीक है। CG may enter into agreement with foreign countries to exchange information related to cross border implication। बाहर में जो भी कांड हुआ CG क्या करेगा, इंफॉर्मेशन ले सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस बाय मेकिंग ए ट्रीटी, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है हम अपने पुलिस ऑफिसर भेज के। एक साल SOP होता है, मान लो बाहर वाले ने कांड किया, इंडिया वाले कांड किया, वो बाहर भाग गया जर्मनी, तो हम इंडिया वाले डायरेक्ट पुलिस उठा के नहीं जा सकते जर्मनी। एक SOP जाता है, वो SOP बताएंगे कैसे होगा इन्वेस्टिगेशन करने का। ये नहीं कि बस फ्लाइट पकड़े जर्मनी पहुंच गया, उसके रोडों पे घुसना चालू कर दिए और खुजना चालू, नहीं तो और कांड बढ़ जाएगा फिर। तो इंडिया में ऐसा आने लगे लोग तो सोचो कितना कांड हो जाएगा। सबसे पहले क्या आता है, मान लो मिस्टर रॉबर्ट, रोबोट हटाओ, मिस्टर राहुल, इसने इंडिया में दिल्ली में कुछ कांड किया मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम का और भाग गया जर्मनी। तो सब क्या क्या पूरा प्रोसेस होगा, एक SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है, क्या है सब, पहले जाएगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। सर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है हमने देख लिया, जो बाहर वाली कंट्री जहां पे CG का एक ट्रीटी बना हुआ है उस कंट्री, ठीक है। इन कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ढूंढना है राहुल को, जो जर्मनी में आके बैठ गया है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहा जाएगा, स्पेशल कोर्ट के पास। स्पेशल कोर्ट राहुल जो है ना जर्मनी में बैठा हुआ है। स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, एविडेंस चाहिए स्पेशल कोर्ट को। स्पेशल कोर्ट बोलेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलेगा स्पेशल कोर्ट हमें कुछ एविडेंस चाहिए, जो राहुल है ना जर्मनी में बैठा हुआ है। तो स्पेशल कोर्ट सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाएगा स्पेशल कोर्ट पास, क्योंकि स्पेशल कोर्ट ही सारा दायरा चीज करेगा यहाँ पे। जो भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, सर याद रखना लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बोलते हैं। देन स्पेशल कोर्ट बोलेगा कि हमें क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए, एंड सच एविडेंस इज अवेलेबल इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है। इफ सेटिस्फाइड बाय अथॉरिटी, जो भी स्पेशल कोर्ट सर्टिफाई होता है इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, देन कॉन्ट्रैक्टिंग इज एग्जामिनिंग द फैक्ट्स, ठीक है। देन हमें क्या होता है, स्पेशल कोर्ट क्या करता है, लेटर भेजता है, देन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट बोलता है कि हाँ सेटिस्फाइड है वहां पे, देन वो एग्जामिन सब कंडीशंस चेक करते हुए अलाउ करता है। तो डायरेक्ट नहीं पूछ जाएगा, पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर स्पेशल कोर्ट पास जाएगा, स्पेशल कोर्ट एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा उस कंट्री के CG के पास, या मान लो जो भी अथॉरिटी है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, देन वो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा फैक्ट्स को, हाँ राहुल बंदा आ भी सकता है, नहीं आ सकता ऐसे, ठीक है। अब असिस्टेंस टू ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस, रिवर्स ऑफ, मान लो कि बाहर का रॉबर्ट था, उसने जर्मनी में कांड किया, वो दिल्ली आ गया, अब वो बाहर वाला जर्मनी का लोग डायरेक्ट आके जाएगा, नहीं, सिंपल यही है। तो देन क्या होगा, इन केस ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव बाय CG, तो बाहर का जो बंदा, बाहर का जो ऑफिसर अथॉरिटी है वो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बनाएगा। तो सर देखो सर, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाता है, इंडिया वाला ही भेजेगा, बाहर वाला ही भेजेगा, कोई भी अगर कंट्री में छुपा है तो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आएगा, किसके पास आएगा, CG पास आएगा। क्या CG डील करेगा, नहीं, CG बोलेगा भैया हमारे डील का नहीं है, CG दे देगा किसको, स्पेशल कोर्ट को। देखो CG पास भले ही आएगा, क्योंकि CG पास अथॉरिटी है, CG पास आएगा ही, लेकिन CG क्या करेगा, CG फॉरवर्ड टू स्पेशल कोर्ट। CG बोलेगा स्पेशल कोर्ट तुम ही डील करो, तुम ही ने भेजा था वहां पे, अब तुम ही डील करोगे, क्योंकि जो भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का मैटर है वो स्पेशल कोर्ट ही डील करेगा फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच रिक्वेस्ट। मतलब एग्जीक्यूशन मतलब स्टार्टिंग कैसे करना है इसको, ठीक है। सर देखो, एनी ऑफिसर अथॉरिटी एक्सरसाइज पावर विदाउट एनी रीजन। अब देखो, अब यहां से नया चीज है, ये सब एडिशनल फैक्ट्स में इसमें क्वेश्चन आ गया इस पर, ठीक है। सर एनी ऑफिसर अथॉरिटी एक्सरसाइज पावर विदाउट एनी रीजन, सर बोलते हैं वेक्सिसियस, सब मजे लेने के लिए जानबूझ के, ठीक है। मान लो कोई ऑफिसर है, ठीक है, राज, इसको A पसंद नहीं है, इसने क्या किया, A के नाम पे एक बिल फाड़ दिया, बोला A के पास मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, और कोई रीजन रिकॉर्ड नहीं किया राइटिंग में, कोई मटेरियल पोजीशन नहीं था, बस मजे लेने के लिए वेक्सिसियस क्या किया, सर्च सब कर दिया, अपने पावर का एक्सरसाइज यूज कर लिया। देन इन द केस सर्चिंग ऑफ एनी बिल्डिंग, प्लेस और डिटेन अरेस्ट एनी पर्सन इज लाइबल फॉर इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years। कौन,
ये मिस्टर राज जो ऑफिसर थे ना, जिनके पास कोई रीजन ही रिकॉर्ड नहीं था, विक्सेसियस क्या किया, सर्च कर दिया, विक्सेसियस क्या किया, उसको अरेस्ट कर दिया जानबूझ के मजे लेने के लिए, कोई रीजन रिकॉर्ड नहीं था उसके पास, और चला गया सर्च करने। कितना इमरजेंसी था भाई, रीजन रिकॉर्ड करके जाना होता है, कितना भी इमरजेंसी क्यों ना हो। अगर ये सब कर रहा है ना, तो वो ऑफिसर को 2 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन 50,000 तक हो सकता है। और बोथ सर एग्जाम में इस पर 3 नंबर का क्वेश्चन इस पे आ गया था, मैं अपने नोट्स पर कर गया था, इसलिए मेरे को 3 नंबर में से 2.5 नंबर मिले इसमें, तो ये सब सेवियर था मेरे लिए, टफ पेपर के लिए। ठीक है सर, एनी डायरेक्टर गिव्स फॉल्स इंफॉर्मेशन इन राइटिंग एंड देयर इज अरेस्ट और टू बी मेड विद लाइबल फॉर 50,000 और 2 ईयर और मोर। ठीक है, कोई भी डायरेक्टर क्या किया, फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया, तो सिंपल ऊपर वाला ये फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया राइटिंग में, मतलब बोला कि लिख के गया, लिख के गया तो गलत लिख के गया। डायरेक्टर ने बोला कि लिखना ही था ना, लो मैंने लिख दिया, बट वो जो लिखा ना वो एविडेंस सब गलत था, तो उस केस में 50,000 तक लग सकता है और 2 साल तक का या बोथ दोनों हो सकता है। ठीक है, वे एनी पर्सन हु सफर्स टू आंसर एनी क्वेश्चन और एनी साइन ऑफ, ठीक है, मान लो समन के लिए बुलाया गया और समन अटेंड नहीं किया उसने, तो भैया 500 से लेकर 10,000 तक पेनल्टी लग सकती है तुम पर। ठीक है, when the fine or penalty is not paid within 6 months, सर जो भी आपको फाइन पेनल्टी लगा ना इम्पोजिशन से, जिस डेट से 6 मंथ्स के अंदर आपने पे नहीं किया ना, तो याद रखना आपको इनकम टैक्स प्रोविजंस के तहत आपसे पेनल्टी वसूला जाता है। जैसे इनकम टैक्स प्रोविजन में आपको रिकवरी ऑफिसर आके आपसे पेनल्टी निकालता है ना, सेम इनकम तो एमसीक्यू याद रखना किस प्रोविजन के तहत आपसे पेनल्टी वसूला जा सकता है, इनकम टैक्स प्रोविजन के तहत आपसे पेनल्टी वसूला जा सकता है इफ आपने 6 मंथ्स में पेनल्टी को नहीं पे किया। ठीक है, इफ एनी प्रॉपर्टी हैज अटैच्ड एंड नो अपील हैज बीन फाइल्ड और अपील वाज फाइल्ड, मान लो इस ये राज थे डायरेक्टर, इसने ए का प्रॉपर्टी क्या किया, प्रोविजनली अटैच कर दिया, तो ए ने बोला यार मैं तो साफ सोच रहा हूँ, ए बोला मैं अपील फाइल करने जाता हूँ, तो इसने मान लो अपील फाइल कर दिया, सब 45 डेज में हम अपीलेट ट्राइब्यूनल जाते हैं, अपील फाइल कर दिया। ठीक है, या मान लो अपील फाइल नहीं किया, उसी बीच में क्या हुआ, बट फर्स्ट पर्सन एजुकेटेड एंड इंसॉल्वेंट और डेथ ऑफ पर्सन। ठीक है, इस पर्सन क्या हुआ, इसका डेथ हो गया, अब इसको अपील फाइल करना था, इसने अपील फाइल नहीं किया, या मान लो अपील फाइल कर दिया और इसी बीच में इसका डेथ हो गया, देन अपील कैन बी कंटिन्यूड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव। फिर अपील इसका जो है ना, मिस्टर बी है ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये इसको अपील को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और आफ्टर पासिंग डिसीजन ऑफ 80, मान लो 80 पे अपील पहला गया, 80 का अपील के समय डिसीजन आ गया, 80 का अपील के खुश नहीं है तो हम हाईकोर्ट जाते हैं, अब मान लो हाईकोर्ट के जाने समय इस पर्सन का फिर डेथ हो गया, यहाँ डेथ नहीं हुआ, यहाँ डेथ हो गया, देन सिंपल वही बात है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, उसको आगे काम करेगा, या मान लो ऑफिसर असाइनी बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं, तो सिंपल सी बात है। अब अगर तुमने अपील फाइल नहीं किया, तुम्हारे बिहाफ में लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपील फाइल कर सकता है, मान लो तुम अपील फाइल कर दिया, उसको आगे फॉरवर्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। ठीक है, दैट्स इट सर, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को लग रहा है कि एग्जाम में आने के चांसेस है। रिपोर्टिंग एंटिटी के डिफिनेशन हुआ था चेंजेस सर, रिपोर्टिंग मींस ए बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएरी और पर्सन कैरिंग एंड डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है सर, पर्सन कैरिंग एंड डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन, पहले इसको क्लियर नहीं था कौन सा पर्सन, कौन सा प्रोफेशन, कौन सा बिजनेस, तो इसको क्लियर किया गया। देखो, अ पर्सन कैरिंग ऑन एक्टिविटीज फॉर प्लेइंग गेम्स ऑफ चांस फॉर कैश और काइंड एंड इंक्लूड सच एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद कैसीनो। सर कैसीनो जो होता है ना, कैसीनो, यहाँ पे जो हम ये वाला गेम खेलते थे ना ऐसे वाला, ये जीरो जिसपे आगे रुक गया वो नंबर पे, वो नंबर जीत गया, तो जहां पे कैसीनो वालों को भी बोला गया कि तुम भी रिपोर्टिंग एंटिटी के डिफिनेशन में आ चुके हो, और रिपोर्टिंग एंटिटी डिफिनेशन में आ गए तो सेक्शन 11 को फॉलो करना पड़ेगा, जहां पे हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना पड़ता है, 5 साल के लिए वेरीफाई करना पड़ता है आइडेंटिटी। तो पहले बस इतना ही था, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएरी और कैरिंग और डेजिग्नेटेड पर्सन। तो कैरिंग और डेजिग्नेटेड पर्सन को ड्राइव किया गया कि पहला बंदा बोला गया कि कैसीनो वाले, जो कि कैश काइंड लगाते हैं, प्लेइंग गेम्स करवाते हैं, कैसीनो वाले। सेकेंड बोला गया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लो 3 स्टेज में मनी लॉन्ड्रिंग होता था, प्लेसमेंट, लेनिंग, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पैसा धुल के निकलता था और ये लोग क्या करते थे, जाके प्रॉपर्टी बाय कर लेते थे। अब सिंपल बोल दिया, जो भी इंस्पेक्टर है ना रजिस्ट्रेशन करवाता है प्रॉपर्टी का, ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाता है ना यहाँ पे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, इसको भी क्या करना है, वेरीफाई करना है आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, क्योंकि रिपोर्टिंग एंटिटी ये भी बन गया। तो देखो कहीं ना कहीं हर जगह कंट्रोलिंग लग रहा है, कैसीनो वाला कंट्रोलिंग लगाया, इंटीग्रेशन से पैसा निकाल के प्रॉपर्टी खरीदता था, प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने वाला इंस्पेक्टर के पास भी कंट्रोलिंग लगा दिया, इसको ही बोल दिया तुम भी रिपोर्टिंग एंटिटी हो। थर्ड बोल दिया कोई भी रियल एस्टेट एजेंट हो, रेरा के अंदर कोई भी एजेंट है, ठीक है, वो पर्सन इंगेज है प्रोवाइडिंग सर्विसेज हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ 20 लाख और मोर। तो जो एजेंट है, जो भी एजेंट है जो सेल परचेस करवाता है प्रॉपर्टी, अगर उसकी एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है ना, जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का लिमिट 20 लाख है, ठीक है, उससे ज्यादा है ना, तो इसको भी रिपोर्टिंग एंटिटी डिफिनेशन मानेंगे। सर ये क्वेश्चन आने के चांसेस लग रहे हैं हमको, ठीक है।
तो जो भी रियल एस्टेट एजेंट, देखो पहला क्या बोला, पहला सिंपल बोला कैसीनो वाला, सेकंड बोला इंस्पेक्टर जो रजिस्ट्रेशन करता है प्रॉपर्टी का, उसको बोला जो भी तुम कागज पत्र बनाने जा रहे हो ना इंस्पेक्टर साहब वो भी करेगा। थर्ड बोला गया रियल एस्टेट एजेंट जो है ना उसको भी किया जाएगा। सर हर रियल एस्टेट एजेंट नहीं, छोटा रियल एस्टेट एजेंट नहीं, बड़ा वाला। तो बड़ा कैसा सर, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन टर्नओवर 20 लाख रुपए मैंडेटरी वाला, तो 20 लाख से ऊपर और या उससे ऊपर वाला है ना रियल एस्टेट एजेंट है तो उसको भी रिपोर्टिंग डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेंगे। चौथा बोला डीलर इन प्रीशियस मेटल्स, सब देखते हो अंगूठी पहनता है सब प्रीशियस मेटल्स वाले, प्रीशियस स्टोन्स वाले। Another high value goods as may notify city if they engage in any cash transactions with a customer equals to or above 10,000 carried in a single transactions। सर देखो कोई बंदा आपसे एक अंगूठी लेके गया, प्रीशियस स्टोन्स लेके गया, जैसा आप देखते नहीं ना अंगूठी पहनते हैं सब, ठीक है, अगर वो ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है और वो ट्रांजेक्शन 10,000 या 10,000 से ज्यादा है तो उन लोगों को भी, ज्वेलरी वालों लोगों को भी जो प्रीशियस स्टोन्स में डील करते हैं उनको भी रिपोर्टिंग डेफिनेशन में माना गया, उनको भी बोला गया सेक्शन 11-12 मानना पड़ेगा क्योंकि रिपोर्टिंग होते ही सेक्शन 11-12 लग जाता है। तो कहीं ना कहीं सबको कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल किया गया है। पर्सन इंगेज इन सेफ कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश एंड लिक्विड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन एज मे बी नोटिफाइड। देखो एज मे बी नोटिफाइड मतलब आगे आगे बताएगा कौन पर्सन जो इंगेज, जो क्या करते हैं कैश को सेफ गार्डिंग करते हैं, कैश को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कैश को कंट्रोल करते हैं। अभी के समझो बैंकिंग वाले ही, बट अभी इसको आगे आगे नोटिफाइड होगा, ठीक है। तो इतना ही लिख के आना, अगर ये आ गया दिमाग में तो ठीक है। सेफ कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश और लिक्विड सिक्योरिटीज, मोस्टली अभी बैंक वाले ही यहाँ पे जो लॉकर फैसिलिटी देते हैं वही लोग होते हैं। बस अभी बोला है नोटिफाइड बाय सीबी, तो जब नोटिफाइड होगा तब देखेंगे, क्योंकि यहाँ भी कहीं ना कहीं नोटिफाइड बाय सीजी लिखा था तो बाद में नोटिफाइड किया सीजी ने, तो कैसीनो ये लोग ऐड हुए थे, ठीक है। और ये पर्सन कैरिंग ऑन सच अदर एक्टिविटीज एज द सीजी में नोटिफिकेशन ऑल्सो मान लो आगे जाके सीजी और भी कोई लोग कुछ में ऐड कर सकता है, हो सके आगे जाके फिश वालों को ऐड कर दे, एग्जांपल बता रहा हूँ, सब्जी वालों को ऐड कर दे तो कर दे भाई सीजी अपना समझा, ठीक है। सब्जी करने जा रहे हो वेरिफिकेशन करवाओ, एग्जांपल, ठीक है। चलो दैट्स इट, इतना कर लो भाई। मनी लॉन्ड्रिंग तुम्हारे टिप्स पे रहेगा मनी लॉन्ड्रिंग, और करना बुक से डिराइव कर लो, स्टडी मैट रिवीजन मैंने करा रखा है आपको, ठीक है। इतना भी कर लोगे ना मनी लॉन्ड्रिंग यहीं से घूम फिर के आएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं स्पीड में कि जितना भी दे सकते हो। तो मनी लॉन्ड्रिंग में क्वेश्चंस बहुत है, 18 पेजेस में क्वेश्चन है, क्योंकि 10 नंबर का पेपर आता है तो कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन हाई होते हैं, बट कुछ ना कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। इसके क्वेश्चन खुद से करना है, खुद से लगाने की कोशिश करना, से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। सर मिस्टर राम गिव्स टू ऑफिस फ्रेंड कैश अमाउंट 2 लाख रुपया कैश फॉर द बिजनेस, लेटर एट टाइम फ्रॉम हिज आस्क बोथ ऑफ देम इन लिeu of the same to buy his product through credit card online transfer next couple of months, और बड़ा ठीक है। Does the payment system through credit card and online transfer modes are covered in the money laundering? Yes, हमने पढ़ा था क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, डेबिट कार्ड ऑपरेशन सब कवर्ड है, ठीक है। तो यस, मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस डन विया क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन पेमेंट्स कम्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, परफेक्ट। On the basis of material position with the item, Mr. Q was under remand evidencing that his position of proceeds of crime falling under the offense of said to be committed PM direct may order for provisional attachment। हमें पता है कि सर फॉर पीरियड कितने टाइम में प्रोविजनल अटैचमेंट होता है, 180 डेज के लिए होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सुनो। सर द एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड इन द सेक्शन प्रोविजन ऑफ अंडर द प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 issued an order attaching the certain properties of XYZ alleged to be involved in money laundering। The company agreed by the order of the executing authority seeks to advise remedy। देखो सर एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर ने क्या किया, कंपनी का प्रॉपर्टी क्या किया, मनी लॉन्ड्रिंग में सीज कर लिया, अटैच कर लिया, ठीक है। अब ये कंपनी एग्रीव्ड है तो ये बोला क्या रेमेडी अवेलेबल है, क्या तरीका अवेलेबल है जो यहाँ पे इसको छुटकारा मिल सकता है एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर से। तो रेमेडी क्या अवेलेबल है पता है, हमने बताया था कि जो भी एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर कंफर्म करता है प्रोविजनल अटैचमेंट को, या मान लो जो भी प्रोविजनल अटैचमेंट होता है तो रेमेडी क्या अवेलेबल है, या तुम अपीलेट ट्रिब्यूनल पर अपील फाइल कर दो 45 डेज प्लस 45 डेज में। देखो एग्जीक्यूटिंग ऑफिस क्या अपील है, 45 डेज प्लस 45 डेज में क्या कर दो, अपील फाइल कर दो अपीलेट ट्रिब्यूनल में। यहाँ पे नहीं पूछो तो हाईकोर्ट जा सकते हो 60 डेज प्लस 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो रेमेडी यही है, रेमेडी का क्वेश्चन लिख जाए, कान खोल के सुन लेना, पहला अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर वहां से कुछ नहीं हो तो हाईकोर्ट। रेमेडी क्वेश्चन बहुत घूमता है एग्जाम में, ठीक है। देखो कितना रेमेडी देखने मिलेगा। बोला फिर सोहन लाल ए फार्मर वाज फाउंड इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओपीएम, ओपीएम गांजा, गांजा को बोलते हैं गांजा या भांग जो भी होता है, कल्टिवेटेड बाय हिम, कल्टिवेटेड हाँ गांजा या भांग होता है। ओपीएम ज्यादा इसमें पेपर 6 में ये वर्ड यूज हुआ था ओपीएम, तो मेरे को कहीं ना कहीं दिखा था, ये मैंने बनाया था क्वेश्चन, ठीक है, मेरे को याद आ गया था। That can be awarded to him under the Prevention of Money Laundering Act। तो सर स्टेट द पनिशमेंट, देखो सर सेक्शन 4 पनिशमेंट से बात करता है, जो कि बोलता है कि 3 साल से लेकर 7 साल तक हो सकता है, बट अगर ड्रग्स वाला हो तो मैक्सिमम 10 साल तक जा सकता है, जो कि नार्कोटिक ड्रग्स का है, इंस्टीड ऑफ 7 years। पैराग्राफ 2 ऐसे नार्कोटिक ड्रग्स केस में 10 साल तक जा सकता है। इन द प्रेजेंट केस सोहन लाल फार्मर वाज इन्वॉल्वड इन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओपीएम कल्टिवेटेड बाय हिम
फॉर विच एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, क्योंकि ओपीएम कहीं ना कहीं ड्रग्स में आता है, ओपीएम ड्रग्स में आता है, ठीक है, याद रखना सर। एक एक बात वो हर क्वेश्चन आपको लिंक नहीं करेगा, बट कभी कभी आपको क्वेश्चन देखा होना चाहिए। ओपीएम आता है नार्कोटिक ड्रग्स में, इसलिए यहाँ पे 10 साल तक पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। Raghu, a critical staff in the power board was assigned the task of inspection of the file with request documents, ठीक है, of the applicant who have filed for the new connections। रघु क्या है, क्रिटिकल स्टाफ है पावर बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर राजीव साहब फॉर हिज न्यू फ्लैट अप्लाई फॉर द पावर कनेक्शन। राजीव जी आए होंगे, बोलेंगे कि भाई अप्लाई करना है पावर कनेक्शन के। रघु क्या करता ऑफिसर है, ठीक है। विद ऑल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स रघु कन्वेंट मिस्टर राजीव सिंह that his file has been rejected due to discrimination in the compressor। रघु ने बोला राजीव को कि आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी गई है क्योंकि कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई गई है। इनडायरेक्टली रघु कहीं ना कहीं बोल रहा है कि भैया कुछ पैसे दो, घूस दो, तब काम होगा। मिस्टर राजीव शाह गिव हिम कैश अमाउंट 2 लाख। राजीव ने कैश अमाउंट दे भी दिया। तो स्टेट लाइज ऑफ प्रोपोजिशन क्या मनी लॉन्ड्रिंग है। देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ सर, इतना बड़ा क्वेश्चन बनाता है ना तो ये पागल नहीं कि बोलेगा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग ही रहता है हर जगह। अभी आपको एक आईटी का मिलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलेगा, यहाँ पे ब्राइब का केस है, घूस वाला। तो ब्राइब भी देखो मैंने बताया था शेड्यूल में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में लिस्ट है सर, बहुत बड़ी लिस्ट है, ब्राइब भी है उसके अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी टेक्नोलॉजी एक्ट का कॉन्ट्रवेंशन करते वो भी है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोलेगा कि मिस्टर राजीव सर इज नोलिंग अ पार्टी, दोनों क्या ऑफेंसेस ऑफ लेंडिंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ ब्राइब टू मूव द फाइल ऑफ एप्लीकेंट which are primary facial reserve authority Mr. is guilty of offense of money laundering। yes, bribe भी कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट माना जाता है। शेड्यूल ए में लिखा गया है, शेड्यूल के पार्ट ए में ब्राइब को भी ऐड किया गया है। इसलिए क्या बोला, कितना पनिशमेंट मिल सकता है उसको। देखो पनिशमेंट की बात की गई होगी, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर रघु, लाइबिलिटी क्या होगा, पनिशमेंट क्या होगा। तो भैया सेक्शन नंबर 4 में बोला गया पनिशमेंट मनी लॉन्ड्रिंग का जो होता है विथ रिग्रेस इम्प्रूवमेंट फॉर टर्म नॉट लेस देन 3 ईयर्स, विच 7 ईयर्स तक हो सकता है, और फाइन भी मिल सकता है, ठीक है। तो देखो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अटैच किया प्रॉपर्टी XYZ लिमिटेड का फॉर स्पेसिफाइड पे द कंपनी सीक्यू एडवांस अबाउट द रेमेडी। देखो जहां रेमेडी मिले ना समझ जाना अपील की बात कर रहा है, मतलब रेमेडी तो अपील ही तो रेमेडी है। तो रेमेडी अपील क्या होगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल पर चल जाओ 45 डेज में, ठीक है। उससे भी कुछ नहीं तो 60 दिन के अंदर चल जाओ वहां पे हाई कोर्ट पे, ठीक है। डिफाइन द टर्म पेमेंट सिस्टम, वही है सर, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, डेबिट कार्ड ऑपरेशन। बोला था एग्जाम में आ चुका है, 6 मार्क्स तक आया था, 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। सेकंड बोले देखो पेमेंट सिस्टम वही है, पेयर एंड बेनिफिशियरी के बीच का होता है। पेमेंट सिस्टम इन्वेस्ट बिटवीन पेयर एंड बेनिफिशियरी, एनवायरमेंट क्लियरिंग, पेमेंट सिस्टम, डेबिट कॉर्पोरेशन, स्मार्ट कार्ड, ये सारा होता है। तो ये 2 मार्क्स का आराम से मिल सकता था यहाँ पे। बच्चे छोड़ जाते हैं, 1-2 क्वेरीज मैंने लिया जिनको पता नहीं था पेमेंट सिस्टम ये भी है। मिस्टर ऑनेस्ट एंड नोटरियस वाज काउट इन अ पोजीशन ऑफ काउंटरफिट करेंसी नोट्स एंड इतना अंडर पार्ट ए पैराग्राफ 1 ऑफ द शेड्यूल ऑफ द प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग स्टेट द पनिशमेंट दैट कैन अवॉर्डेड। सर पनिशमेंट कितना मिलता है, देखो सब ज्ञान दे दो उसको। Not less than 3 years 7 years तक है, but offenses falls in the part A of paragraph 2 जो कि नार्कोटिक्स ड्रग्स का होता है, वहां पे 10 साल तक होता है। हाँ सर ये याद रखना, पार्ट ए पैराग्राफ 2 यहाँ पे क्लियर नहीं किया है, ये नार्कोटिक ड्रग्स का होता है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे घूम सकता है क्वेश्चन, याद रखना, दोनों लिख के आना आराम से। देखो यहाँ पे वही है, मिस्टर दाऊद मूसा इज नोन स्मगलर, स्मगलर दिख रहा है आपको, नार्कोटिक्स ड्रग्स दिख रहा है वर्ड आपको। तो बोल रहा है मैक्सिमम पेनल्टी, तो पनिशमेंट सर 3 साल से लेकर 10 साल, ड्रग्स केस में 3 साल से लेकर 10 साल, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ 10 ईयर्स मिलेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ 70, मतलब 3 साल लेकर 10 साल, ठीक है। मैक्सिमम 10 साल तक होता है जबकि नार्कोटिक ड्रग्स का केस होता है। तो अब बोला मिस्टर रॉबर्ट हैज बीन अरेस्टेड फॉर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। हमें पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का सारा एक्ट क्या है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है, ठीक है। तो इम्प्रिजमेंट मिल गया उसको फॉर मोर देन 3 इयर्स अंडर दैट सी हाउ कैन बी रिलीज ऑन बेल। सब बेल कब मिलता है, 3 केस में, जब 16 साल से कम है, वोमेन है, सी कंफर्म है, या मान लो जब सब मिला के जितना क्राइम बना वो 1 करोड़ से कम का पैसा है। जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपोज किया एंड उनको लगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपोज किया बट कोर्ट को लग रहा है कि वो गिल्टी नहीं है, या मान लो वो बेल पे गिल्टी, वो बेल पे कुछ करेगा नहीं, या मान लो 16 साल से कम है, वोमेन है, सिक है, पर्सन है, सिक मतलब बीमार है, ठीक है, या मान लो लेस देन 1 करोड़ इन्वॉल्व है, तो स्पेशल कोर्ट अगर डायरेक्ट करे तो उसको बेल मिल सकता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको डील किया था कि मान लो कि अपीलेट ट्राइब्यूनल है वो 2 लोग हैं, 2 लोग का है, ठीक है, 2 लोग का है, एक बोल रहा है यस, एक बोल रहा है नो, ठीक है। बाय एजुकेटिंग ऑडिटर 2 मेंबर्स, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो सर दोनों मिलकर काटेंगे, चेयरमैन पर जाएंगे, चेयरमैन क्या तो डिसाइड कर लेगा यस की नो, अदरवाइज चेयरमैन बोलेगा एक मेंबर और अपॉइंट कर रहा हूं, तुम लोग 3 हो जाओगे, 3 मिलकर मेजोरिटी डिसाइड कर लो। देखो चेयरमैन पे जाएगा, हु शैल आइदर अपॉइंट कर लेगा हिमसेल्फ, या तो खुद से बता देगा या तो रेफर द केस
ऑन सच पॉइंट बाय थर्ड मेंबर, तीसरा मेंबर पॉइंट हो जाएगा, तीसरा पॉइंट होने से मेजोरिटी निकल जाएगा, दो हाँ एक ना बोलेंगे, जो होगा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो क्रक्स बता देता हूँ, इजी बन जाएगा। Mr. Narayan willfully gives false information, refuses to give evidence and to sign statement made by in the course of proceedings, ऐसे ऐसे। तो सर 500 से लेकर 10,000 पर लास्ट लास्ट वाला, जहाँ पे समन पे नहीं आने पे भी 500 लेकर 10,000 मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस है, पेनल्टी क्वेश्चन अट्रैक्ट कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो याद कर लेना, गलत साइन कर रहा है, साइन नहीं कर रहा है, समन बुलाया, समन पे नहीं आया, तो 500 से लेकर 10,000 तक फाइन लग सकता है। ठीक है, रिफ्यूज टू गिव एविडेंस, स्टेटमेंट गलत दे दिया। रिकवरी कैसे करेंगे, एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से रिकवरी करेंगे, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से रिकवरी करेंगे। एक्सप्लेन द टर्म ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, भैया तो पढ़ाई दिया मैंने, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, सिविल ऑफेंस क्या होता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होता है जो पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी में होता है। ठीक है, नार्कोटिक ड्रग्स होता है, इम्प्रिजमेंट होता है, तो पूरा ज्ञान देके आ जाना इसको। यहाँ पे इलीगली एक्सपोर्ट नार्कोटिक ड्रग्स, ड्रग्स देखते ही समझ जाना, 3 साल से लेकर 10 साल तक सजा, और 10 to 10 years। Needles was given an offer by a company vendor to disclose him the lowest bid quoted by the other bidder। नीरज क्या किया, एसेस कर लिया कंप्यूटर ऑफिस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जाके चुपचाप के क्या किया, एसेस कर लिया कंप्यूटर एंड पास ऑन द लोएस्ट कोटेशन, और लोएस्ट कोटेशन पास कर दिया। मतलब फेक, मतलब क्या क्या हैक करके पास कर दिया। तो कहीं ना कहीं आईटी आ रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है सर, कहीं ना कहीं ये पार्ट ए का पार्ट होता है। ठीक है, देखो पार्ट ए बोला ना, पार्ट ए में बहुत सारे एक्ट में, सिंपल क्वेश्चन आया ना, समझना मनी लॉन्ड्रिंग ही है ये। पार्ट बी में कस्टम है, 1 करोड़ सुपर वाला, पार्ट सी में क्रॉस बॉर्डर एप्लीकेशन है। ठीक है, देख लेना यार, अब देखो अब ज्यादा बड़ा नहीं है, अब आराम से कर सकते हो। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, सारे क्वेश्चन डील नहीं कर सकते इसके हम, कुछ आपको देखने ही पड़ेंगे। मिस्टर कमल इज एक्यूज ऑन ऑफेंस मिस्टर पार्ट बी, पार्ट बी में कब होता है, जब कस्टम का ऑफेंस होता है, जो 1 करोड़ से ज्यादा होता है, 1 करोड़ होता है। तो ठीक है, पार्ट बी में क्या कस्टम है 1 करोड़, 100 लाख इज टू 1 करोड़, तो सी होगा आंसर। ठीक है, तो इजी है, आराम से कर सकते हो यार, ज्यादा हार्ड नहीं है, आराम से कर लेना। चलो, ऑल द बेस्ट।